इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज समथिंग जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ आसान हो पाई है। इस चैप्टर से 5 मार्क का सवाल पूछा ही नहीं जाता। हमें टोटल मिला के पिछले 10 साल में 4 MCQs पूछे गए हैं। बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं कर पा रहे हो फिजिक्स में, तो ऐसे ही चैप्टर है जो आपका सहारा बनते हैं। जहां जहां करंट फ्लो करेगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। पूरी दुनिया में कहीं पे भी करंट फ्लो करता है ना, दोनों करंट फ्लो करता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी और एक कंडक्शन करंट भी। कर्व्ड फिंगर पहले जहां होगी वहां x एक्सिस होना चाहिए, जहां खत्म होती है वहां y एक्सिस आना चाहिए। Wherever there is epsilon, replace it by 1/mu। हेलो बच्चों, मैं हूं तुषार पटेल, योर फिजिक्स टीचर, एंड वेलकम ऑन फिजिक्स वाला। सो कैसे हैं आप सभी? हाउ यू ऑल? कैसी चल रही है बेटा जिंदगी? आज के इस क्लास में मैं आप सभी को कराने वाला हूं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। जी हां, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें बहुत ही कम फॉर्मूलेज है और क्वेश्चंस तो बहुत आसान है। इसीलिए जो भी बच्चे ऐसे छोटे छोटे चैप्टर्स को स्किप करने का सोचते हैं ना, प्लीज ऐसे चैप्टर्स को स्किप नहीं किया जाता। ये चैप्टर हो गया, फिर आपको एसी करंट के क्वेश्चंस हो गए, मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो गया, ये सब चीजें स्किप नहीं की जाती, इनको इंक्लूड किया जाता है क्योंकि ये बहुत कम टाइम लेते पढ़ाई करने में और इससे मार्क्स जो है वो फिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें से डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बन पाते। तो ये जो चैप्टर हम करेंगे बेटा, यहाँ पे मैं आप सभी को थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी करा दूंगा और उसके अलावा आपको हर एक क्वेश्चन जो किस तरह से कर रहे हैं, कौन सा फॉर्मूला उसमें यूज कर रहे हैं, वो भी करा दूंगा। और एक बहुत आपके लिए खुशखबरी की बात बताता हूं इस चैप्टर से रिलेटेड। ये चैप्टर में एक दो चीजें छोड़ के बाकी सारी चीजें ऐसी है जो आप दूसरे चैप्टर से यहां पे पिकअप करते हो बस। तो दूसरे सारे चैप्टर्स की कुछ कुछ चीजें लानी है, इस चैप्टर की एक दो चीजें इंक्लूड कर देनी है, एंड डन। हमारे पास कुछ नया इस चैप्टर में सीखने के लिए खास है नहीं, ठीक है? तो मजा आने वाला है। इसके जो मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आप ये क्वेश्चंस करने के बाद ऐसे क्वेश्चंस कभी भी आंसर कर पाओगे, ठीक है? सो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 8, व्हिच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस सीरीज को बहुत डेडिकेटेडली फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि दिस सेशन इज नॉट जस्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन का सेशन, दिस सेशन इज काइंड ऑफ रिवीजन सेशन एंड हाउ टू अप्लाई कंसेप्ट्स इनटू न्यूमेरिकल और हाउ टू अप्लाई कंसेप्ट्स इनटू प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे मैं आपको सारे फॉर्मूलेज एक्सप्लेन करूंगा, उन सारे फॉर्मूले के बाद हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस है उसमें उन फॉर्मूले को अप्लाई करके देखेंगे। उसके अलावा आई विल गिव यू द लास्ट 10 इयर्स का एनालिसिस ऑफ दिस ब्यूटीफुल चैप्टर। पिछले 10 साल में इस चैप्टर से कौन से टॉपिक से कौन से टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आए हैं, ये पूरा एनालिसिस आपको दूंगा। सो आप तैयार है कि नहीं है? उसके अलावा एक और चीज है, वो तो आपको पता ही है कि नहीं? कम ऑन एवरीवन, आर यू गाइस रेडी? प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स, आर यू रेडी? Let's get started with last 10 years analysis of this beautiful chapter. इस चैप्टर में 3 ही टॉपिक है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का टॉपिक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का टॉपिक है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब आपको ये टॉपिक से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, दैट इज अ गुड न्यूज बेटा, क्योंकि इस टॉपिक में सब कुछ थियोरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कौन सी वेव आती है, एक्स रे से लेके गामा रेस तक, इन सब की प्रॉपर्टीज, इनका डिस्कवरी किसने किया, इसका सोर्स कौन है, यही सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। आप क्वेश्चंस के टाइप भी देखोगे तो आपको अंदाजा लग ही जाएगा वैसे कि यहाँ देखो, ये कलर जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एमसीक्यू, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है वेरी शॉर्ट आंसर, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको ऐसे1 टाइप क्वेश्चन, ये कलर रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे2 टाइप क्वेश्चन, दिस कलर इज एलए टाइप क्वेश्चन। इस चैप्टर में कहीं वो कलर ही नहीं, यानी कि देयर आर नो एलए टाइप क्वेश्चंस आउट ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर से 5 मार्क का सवाल पूछा ही नहीं जाता। समझ में आ गया? अब अगर आपको यहाँ y एक्सिस पे देखोगे तो पता चलेगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में, यहाँ पे 4 क्वेश्चन लास्ट 10 ईयर में, यहाँ पे 6 क्वेश्चन। तो यहाँ पे इफ यू वांट टू रीड दिस ग्राफ तो कोई एक टॉपिक को पकड़ो। एनसीईआरटी से ये टॉपिक पकड़ा 8.4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब इस टॉपिक में आप देखोगे तो दिस कलर रिप्रेजेंट्स एमसीक्यू, तो यहां हमें टोटल मिला के पिछले 10 साल में 4 एमसीक्यूज पूछे गए हैं, ठीक है? इसके अलावा ये कलर विच रिप्रेजेंट्स वेरी शॉर्ट आंसर, तो पिछले 10 साल में हमें 10 वेरी शॉर्ट आंसर पूछे गए हैं।
10 साल में 10 वेरी शॉर्ट आंसर. डू यू अंडरस्टैंड? एवरी ईयर देयर इज अ शॉर्ट वेरी शॉर्ट आंसर आउट ऑफ दिस चैप्टर. देन essay 1 टाइप, ये टॉपिक से टोटल मिला के पिछले 10 साल में 7 essay 1 टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं. फिर ये है आपके लिए essay 2 टाइप, पिछले 10 साल में इस चैप्टर से टोटल मिला के 8 essay 2 टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं. सो दिस इज द वेटेज ऑफ दिस सिंगल ब्यूटीफुल टॉपिक. एंड द ब्यूटी इज देयर आर नो फॉर्मूलाज नीडेड फॉर दिस टॉपिक, जस्ट थियोरी. आपको वो भी बहुत ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, जनरल नॉलेज जैसा होता है, याद भी रह जाता है. सो इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये 4 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन, ये 7 क्वेश्चन, ये 8 क्वेश्चन, ये कम वेटेज नहीं हुआ बेटा. इसका मतलब ये है कि इस अकेले टॉपिक में से आपको टोटल मिला के आप देखोगे तो 12 और 22, 22 और 7 तो कितना हो गया बेटा? तो 29 क्वेश्चन. 29 क्वेश्चन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस फिजिक्स सब्जेक्ट. तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे 29 क्वेश्चंस जस्ट फ्रॉम दिस ब्यूटीफुल टॉपिक, है ना. सो इसीलिए ऐसे टॉपिक्स को छोड़ा नहीं जाता, ऐसे टॉपिक्स के मार्क्स कैप्चर किए जाते हैं. आपको ये चैप्टर पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगेंगे. इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस करने में आई थिंक 1 से 1.5 घंटा सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है. आराम से आज मैं कराऊंगा, आप देखोगे 1.5 घंटे के आसपास में तो ये पूरा चैप्टर डन है, बूम. सो आप सभी के लिए ये चैप्टर एक अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि क्या आपको डिफिकल्ट चीजें नहीं समझ रहे फिजिक्स में, तो क्या आप इतना बेसिक तो समझ सकते हो ना. इतना बेसिक आप कर लोगे फिर भी आपके मार्क्स आ जाएंगे. क्यों? इसका कुछ तो वेटेज है कि नहीं है? इसका 5 मार्क का तो वेटेज है ना पूरे बोर्ड्स में, तो आपका 5 मार्क तो वो डन हो गया ना, फिक्स हो गया. समझ में आ रहा है? सो दैट इज व्हाई यू शुड नॉट स्किप दिस चैप्टर कंसिडरिंग अरे ये तो इसमें से कुछ आता नहीं है. नहीं बेटा, इसमें से पक्का कुछ ना कुछ तो आएगा. और अगर तुम बहुत डिफिकल्ट चीजें नहीं कर पा रहे हो फिजिक्स में, तो ऐसे ही चैप्टर जो आपका सहारा बनते हैं, क्योंकि इजी टू अंडरस्टैंड है. ठीक है, तो आई होप आपको अभी मुझे इसके बारे में लेक्चर देने की जरूरत नहीं है. प्लीज इस ऐसे चैप्टर्स को स्किप मत करेगा. अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसे चैप्टर्स को स्किप कर रहा है, उनको बराबर से समझाइए. ठीक है, चलो हम अभी ये देखो, ये तो मेरा शॉर्ट मतलब उसके पॉइंटर्स है जो आपको यहाँ पे मैंने जो बताया उसी के. अब ये आपके लिए एक बढ़िया सा माइंड मैप है. दिस इज अ माइंड मैप विच विल हेल्प यू रिवाइज द एंटायर चैप्टर जस्ट बिफोर बोर्ड एग्जाम. और हमें कुछ थियोरी रिवाइज करनी है, तो आज हम इसी में से रिवाइज भी कर लेंगे थियोरी. ठीक है, जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गई. मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको थोड़ा बहुत अभी बताऊंगा ना, तब ये सारी टॉपिक्स को, इस सारी चीजों को रीड करके रिवाइज कर लेंगे. फिर हम यहाँ पे क्या किसने क्या दिया ये सब तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ. दिस आर द 4 इक्वेशंस व्हिच आर इंपॉर्टेंट. इसको अप्लाई नहीं करना है कहीं पे. आज के सेशन में इसको अप्लाई करना भी नहीं है. रेयरली कोई क्वेश्चन में इसको अप्लाई करने बोला गया. बस याद रखना है कि ये गॉस लॉ क्या बताता है. ये तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सीख चुके हैं, यानी कि फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में. ये मैग्नेटिज्म में मैंने सिखाया था आपको. ये फैराडेज लॉ एक नया चीज है खाली, और उसके अलावा एम्पियर्स लॉ जिसमें इतनी चीज नहीं है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं. एवरीथिंग आई विल टेल यू, नॉट टू वरी अबाउट इट. लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले देख के डरने का नहीं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूले देख के डरने का नहीं. आपको इसको अप्लाई करना ही नहीं है, बस इसको याद रखना है. ठीक है, कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको लिखने आना चाहिए. ये एनर्जी डेंसिटी के बारे में सब कुछ है, ये अलग अलग वेव्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्पेक्ट्रम के बारे में कुछ ना कुछ डिटेल्स है. चलो मैं आपको थोड़ा बहुत हिस्ट्री बताता हूँ इस चीज का. आप एक बार ये देख लो, ये अलग अलग साइंटिस्ट का मैंने साथ में एक पिक्चर रखा हुआ है. इनमें कई सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने इस चैप्टर के बारे में, या फिर हम बोले तो आज हम मॉडर्न लाइफ जो जी पा रहे ना, ट्रस्ट मी, अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आप इस चैप्टर को जितना इग्नोर करते हो ना, इतना इग्नोर करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर, क्योंकि ये ऐसा चीज है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज समथिंग जिसकी वजह से आज हमारी लाइफ आसान हो पाई है. आप आज मेरा लेक्चर लाइव देख कैसे पा रहे हो? क्योंकि बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है. आज मेरे पास माइक है, वो माइक वायरलेसली पूरा डेटा भेज रहा है कंप्यूटर में, ताकि ऑडियो यहाँ से वहां चला जाए बिना कोई वायर के, वरना मुझे वायर वाला माइक पहनना पड़ता. सो एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. मेरे फोन पे कॉल आता है जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. आई कैन टॉक टू माई पेरेंट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. या उसके अलावा आप लोग एक यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, इंटरनेट यूज कर रहे हो, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. ये तो बहुत बेसिक एग्जांपल्स बताया मैंने. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर यूज्ड एवरीवेयर. कैंसर के इलाज
जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी, उसके लिए भी यूज होता है। आपने टैटू बनाया हाथ में, उस टैटू को रिमूव करने के लिए भी यूज होता है। जी हाँ, आपको कुछ खाना गर्म करना है, वहां पे भी यूज होता है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बहुत यूज है। हम अपने जिंदगी को जीने के लिए भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का यूज करते हैं। समझ में आ गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किसी ने डिस्कवर नहीं की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पता की कि हाँ ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके, लाइट का नेचर पता चला। बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फॉर एग्जांपल लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया देख पा रहे हैं, है कि नहीं? यूवी रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो ये हमें पता चला कि ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ये नॉलेज हमारे लिए बहुत जरूरी था। इसी नॉलेज की वजह से हमें रेडियो, एफएम, टेलीविजन या सैटेलाइट कम्युनिकेशन ये सब पता चला। तो ये डिस्कवरी, ये स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कई सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था। मैं आपको 1-2 मिनट लेके इन सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन बताना चाहूंगा। बाकी जिन भी बच्चों को डायरेक्टली क्वेश्चन, ये जब थियोरी वेरी आता है, जिन भी बच्चों को डायरेक्टली आप क्वेश्चन वाले पार्ट पे स्किप कर सकते हैं। मैं सिर्फ उन बच्चों को इस चैप्टर का कॉन्टेक्स्ट देना चाहता हूं जिनको ये चैप्टर बहुत डिटेल में नहीं आता या जिनको इस चैप्टर से डर लगता था, ताकि उन लोग भी इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो बिना उस चैप्टर को डिटेल में सीखे भी अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, ये मेरा कोशिश है बेटा। आई वॉन्ट टू टेक दिस लेक्चर फॉर एवरीवन। ओके, चलिए सो हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को क्लास 10 में पढ़ाया गया था हेंस क्रिस्टियन ओरस्टेड। हेंस ओरस्टेड भी एक फिजिक्स के अच्छे टीचर थे। वो अपने स्टूडेंट्स को करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहे थे 1820 में, और उन्होंने देखा कि जब सर्किट में से करंट फ्लो कर रहा है तो उसके बाजू में रखा हुआ मैग्नेटिक नीडल यानी कंपास डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। तो हेंस ओरस्टेड ने हमें बताया कि जब भी करंट फ्लो करता है, यानी कि कोई चार्ज मूव करता है, तो उसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड बनती है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं इस इफेक्ट को बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें क्या बताया उन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी जहां फ्लो होती है उसके आजू बाजू में मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ये हमें बताया हेंस क्रिस्टियन ओरस्टेड ने 1820 में। ठीक है, यानी कि जहां जहां करंट फ्लो करेगा वहां वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। फिर थोड़े 10 साल बाद में माइकल फैराडे आए। माइकल फैराडे ने हमें बताया इसका उल्टा, कि हेंस ओरस्टेड ने बताया करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। तो माइकल फैराडे ने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड को यूज करके हम करंट भी बना सकते हैं। एक्चुअली करंट नहीं बोलूं तो ईएमएफ भी बना सकते हैं। आपने पढ़ा है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ना। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आपको करंट या ईएमएफ प्रोड्यूस करके देता है। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा हमें बताया माइकल फैराडे ने। इस फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसके ऊपर पूरा चैप्टर पढ़ लिया, इसके ऊपर भी हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया। तो दिस 2 चैप्टर्स वर बेस्ड ऑन दिस 2 डिस्कवरीज। इसके बाद हम आगे आए, मैक्सवेल साहब आए। मैक्सवेल साहब ने ना क्या किया पता है? एक एम्पियर्स लॉ था, आपको पता है एम्पियर सर्किटल लॉ? जी हाँ, यू रिमेंबर दैट एम्पियर सर्किटल लॉ फ्रॉम द मैग्नेटिक मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। एम्पियर सर्किटल लॉ था, बायट-सेवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ इन्होंने अप्लाई किया कैपेसिटर्स के आसपास में। इनको पता चला कि कैपेसिटर के अंदर एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर होता है उसमें 2 प्लेट के बीच में तो हवा भरी हुई होती है, यानी कि देयर इज नो वायर इन बिटवीन देम। अगर यहाँ कोई वायर है ही नहीं, करंट कैरिंग कंडक्टर है ही नहीं, तो आप कैसे बोलोगे कि यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड बनी है? तो यानी कि ये यहाँ अगर मैं इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ये यहाँ पे और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालूं, तो यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ बायट-सेवर्ट्स, और यहाँ एम्पियर्स लॉ अप्लाई कर सकता हूँ, यहाँ नहीं कर सकता। तो इसीलिए जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, इन्होंने हमें एम्पियर सर्किटल लॉ को अपडेट करके दिया, और इन्होंने हमें ये बताया कि भाई तुम्हें ये तो पता है मैग्नेटिक फील्ड से हम करंट बना सकते हैं। तो जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने हमें बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मैग्नेटिक फील्ड भी बना देती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ही हमें मैग्नेटिक फील्ड बना के देती है। हमें पहले पता था कि करंट मैग्नेटिक फील्ड देता है, फिर हमें पता चला कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड देती है। समझ में आ गया? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड देती है। तो एक बार हम कोई चार्ज को अगर मूव करेंगे
तो वहां वो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो चेंज होगी, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ में ऑसिलेट करते करते जाएगी, और उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। थोड़े ही समय बाद में इसके देखो, इसके कुछ ही सालों बाद में, मतलब 61 के बाद 87 में हेनरिच हर्ट्ज, इन्होंने वही चार्ज को ऑसिलेट करवा के उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करा के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके कुछ है ये पता भी कर लिया। एक्चुअली इन्होंने ही, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने ही हमें ये बताया कि अगर मैं आपको यहाँ पे देखूं तो करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ करंट यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। यानी यहाँ पे हम तो ये ईएमआई में तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना भी सकते हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते जाओ तो ईएमएफ बनता है। ईएमएफ कब बनता है? जब हम दो चीजों के बीच में, ईएमएफ कब बनता है? जब यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, ठीक है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है, लेकिन चेंजिंग करंट हमें मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। सॉरी, वापस बताता हूं, ध्यान से सुनो। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाती है तो हमें पता चल गया, लेकिन क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है कि नहीं? तो उसको समझाने के लिए, जस्ट अ मोमेंट, हाँ, उसको समझाने के लिए मैक्सवेल ने बताया कि हाँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे है। इसने बताया चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बना के दे सकती है, तो इसने बताया हाँ, तो ये हो सकता है, तो ये भी होना चाहिए, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड भी बना के देनी चाहिए। और इसी को प्रेडिक्ट करते करते इन्होंने हमें ये प्रेडिक्ट करके दिया कि ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों चेंजिंग हो तो वो दोनों एक वेव के फॉर्म में जाएंगे, और इसी से हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव करके कुछ मिलेगा। यानी कि अब चार्ज को ऑसिलेट कराओ, उस ऑसिलेटिंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, और वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप मैग्नेटिक फील्ड को सहारा देगी, मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, और फिर वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड वापस इलेक्ट्रिक फील्ड को बना देगी, और फिर वो वापस जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंजिंग है इसलिए वो मैग्नेटिक फील्ड को बना देगा, वापस वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंजिंग है इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बना देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को बनाएगी, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को बनाएगी, इसी तरह से दोनों एक दूसरे को बनाते जाएंगे और हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलेगी। वो हेनरिच हर्ट्ज ने शॉर्ट वेवलेंथ वाली वेव्स प्रोड्यूस करी लैब में, और हमें बताया कि देखो ये जो बताया था हमें मैक्सवेल ने वो सब सही था। और उसके बाद इंडिया में, कलकत्ता में जगदीश चंद्र बोस ने, इनका नाम तो आइंस्टाइन के साथ भी एक दो थियोरी में जोड़ा जाता है, ही वाज ब्रिलियंट। तो जगदीश चंद्र बोस जी ने हमें इसके अलावा जो इन्होंने डिस्कवरी की, उसके अलावा इन्होंने भी एक रेडियो वेव्स की डिस्कवरी इंडिया में की थी, और उसके बाद थोड़े समय बाद में बड़ी वेवलेंथ वाली वेव्स की डिस्कवरी मार्कोनी ने की। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया अल्टीमेटली मार्कोनी तक आते आते एक ही सेंचुरी की बात है, एक ही मतलब 1820 से लेके 1895 के बीच में हमें पूरा आइडिया लग गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। हमने पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्रैक कर लिया था। मैकेनिक्स हमें पहले से आता था, क्यों? मैकेनिक्स बहुत पुराना ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। ऑल साइंटिस्ट वर न्यू। न्यूटन कब का था बेटा? 1665 में न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, 1665। डू यू अंडरस्टैंड? और उसने तब ग्रेविटी के बारे में दिखाया था, तो उसके पहले से मैकेनिक्स चलते आ रहा है, उसके भी पहले से चलते आ रहा है। और तब न्यूटन के टाइम भी मैकेनिक्स बहुत था, और वो मैकेनिक्स जो है उसको एक्सपेरिमेंट कर करके इजीली आप सीख सकते हो कि ब्लॉक मूव किया, ब्लॉक को फोर्स लगा, ये किया, वो किया। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म उस वक्त में डिस्कवर नहीं हुई थी, उसके बाद डिस्कवर हुई। तो जो भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है वो 1700 के बाद डिस्कवर होनी चालू हुई, और हमें 1800 से 1820 से 1895 यानी कि 19वीं सदी में हमें ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पता भी लग गया, समझ में आ गया। सो दिस इज इनक्रेडिबल। और फिर इसके बाद में हमने वापस एक और ब्रांच ऑफ फिजिक्स के ऊपर डिस्कवरी करनी चालू की। जब ये सब खत्म हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर लोगों ने डिस्कवरी कर ली, काफी सारी चीजें हमें पता चल गई, ठीक है। इसके बाद में अगली सदी में यानी कि 20वीं सदी में 1905, 1910, 1920 तब हम मॉडर्न फिजिक्स की डिस्कवरी करना शुरू किए। अब एटम क्या होता है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा दिखता होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन किससे बना हुआ है, प्रोटॉन किससे बना हुआ है, न्यूट्रॉन किससे बना। मॉडर्न फिजिक्स जो हम लास्ट के 4 चैप्टर पढ़ने वाले ना, वो इस
सबके बाद में डिस्कवर होना शुरू हुए। तो हम एक्चुअली फिजिक्स को हिस्ट्री के साथ में पढ़ते हैं। वी स्टार्ट विद बेसिक मोशन एंड ऑल दोस थिंग्स, वो हमें बहुत पहले से पता थी, 1400-1500 सदी के तब की बात है, ठीक है। उसके बाद 1600 के आसपास में हमें पता चला ग्रेविटेशन के बारे में, तो हम ग्रेविटेशन सीखना शुरू किए। उसके बाद हमें पता चला इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बारे में, तो हम फिर वो सब सीखना शुरू किए। आते आते हम अभी पहले ये देखो, सबसे पहले आपने ये चैप्टर पढ़ा था, इसके भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पता होगी तभी तो आपको ये पता चलेगा। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ा, फिर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ा, फिर एसी सर्किट्स पढ़ा, एसी का कंटिन्यूएशन। उसके बाद हमें इस चैप्टर में यहाँ पे घुमाया जाता है। तो हम एक तरीके से फिजिक्स की टेक्स्ट बुक के अंदर टाइम भी ट्रैवल कर रहा है। आपको ये कोई बताएगा नहीं, ये जिसके फिजिक्स जिसने पूरा फिजिक्स को डिटेल में ऑब्जर्व किया ना, वही बता सकता है कि ये पूरा का पूरा फिजिक्स टाइम लाइन के हिसाब से आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत ही आगे पीछे होगा, बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि आपको ये बेसिक थियोरी समझे। अच्छा लगा ये पार्ट तो बताइए मुझे कमेंट करके, मैं अभी आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। हमने इतना बहुत ज्यादा ही डिस्कशन कर लिया भाई ने, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। फॉर्मूला लिस्ट पे आते सीधा। फॉर्मूला लिस्ट पे हमें ये 4 इक्वेशंस तो याद रखनी है। इस चारों इक्वेशन को मैं बताऊं आपको कि क्या क्या है क्या नहीं है, ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहली इक्वेशन जो है, दैट इक्वेशन इज व्हाट डू वी कॉल इट एज, पहली इक्वेशन को बोलते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ बोलता है ई बार डॉट डी एस बार लिखो या डी ए बार लिखो, ये जो होता है वो होता है चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमने गॉस लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, याद रखना है, एज इट इज याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, याद रखिए। दूसरा ये है कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए ई बार की जगह बी बार, डी ए का डी ए बार, और यहाँ पे टोटल जो है इसका आंसर 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई चार्ज होता है तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर सकता है, तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड बाहर निकलती हुई हो सकती है। तो आप अगर कोई ऐसा गॉसियन सरफेस बनाओगे तो वहां से ऐसी फील्ड बाहर निकलती दिखेगी आपको, है ना। तो आप एग्जैक्टली कितना फ्लक्स है वो निकाल सकते हैं, क्योंकि ई बार डॉट ए बार जो होता है ना वो फ्लक्स का आंसर है, तो फ्लक्स की वैल्यू आपको मिलेगी। बट आप अगर मैग्नेट्स के लिए ऐसा करने जाओगे, तो अगर आपने कोई गॉसियन सरफेस बना लिया, उसके अंदर गॉसियन सरफेस के अंदर एक मैग्नेट रख दिया, तो मैग्नेट में तो साउथ और नॉर्थ दोनों है। साउथ जितना लाइंस निकालेगा, नॉर्थ जितना लाइंस निकालेगा उतना साउथ अंदर ले लेगा। तो कोई भी गॉसियन सरफेस के अंदर नॉर्थ से जितनी लाइन निकलेगी उतनी साउथ से अंदर आ जाएगी, तो जितनी लाइंस बाहर जा रही है उतनी लाइंस वापस अंदर भी आ रही है। तो नेट फ्लक्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। तो नेट फ्लक्स 0 क्यों? इसका रीजन है कि मैग्नेट्स में सिर्फ नॉर्थ सिर्फ साउथ एग्जिस्ट नहीं कर सकता, करेगा तो दोनों साथ में करेगा। इसीलिए गॉस लॉ जो है डायरेक्टली मैग्नेटिज्म में एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि वहां आपको ये बता देता है कि ये ई बार डॉट ए बार यानी कि फ्लक्स 0 होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा ये है ई बार डॉट डी एल बार। आपने एम्पियर सर्किट लॉ में पढ़ा था बी बार डॉट डी एल बार। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमारा होता है ई बार डॉट डी एल बार। डी एल बार इज लेंथ। हम एम्पियर सर्किट लॉ में ना किसी भी कंडक्टर के आसपास ऐसा लूप बनाते थे, आपको याद होगा, तो लूप जो होता था उसका लेंथ, वो लेंथ है ये। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। ये मैंने आपको बताया ना कि हमें यहाँ मैक्सवेल ने हमें क्या बताया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है ना। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है, उसके ऊपर हमारे पास में ये है फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ भी याद रखना है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और ये है हमारा फाइनली बायट-सेवर्ट्स लॉ, फाइनली एम्पियर सर्किट लॉ। लेकिन आपने एम्पियर सर्किट लॉ अभी तक इतना ही पढ़ा था, बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। लेकिन उसमें ये आई में एक और आई ऐड करना पड़ता है, और वो जो हमने ऐड किया उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मैं आपको समझाना चाहूंगा इस डिस्प्लेसमेंट करंट का कंसेप्ट क्या है। बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है क्या नहीं, ध्यान से समझो यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं वी हैव अ कैपेसिटर। ये हमारे पास एक कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर को हम यहाँ पे पावर सप्लाई देंगे, स्विच ऑन कर देंगे ताकि कैपेसिटर चार्ज होना चालू हो। यहाँ से करंट निकलेगा, करंट फिर जाना शुरू करेगा,
यहाँ से करंट आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ से करंट जाएगा और ये करंट जाके कैपेसिटर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। कैपेसिटर जो है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी बेटा, तो यहाँ पे कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव पूरा टर्मिनल हो जाता है, पूरा प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और दूसरी प्लेट अपने आप नेगेटिवली चार्ज हो जाती है और इस पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी के बीच में ही बनती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या बनती है बेटा, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन देम, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज प्लेट और नेगेटिवली चार्ज प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। बीच में बाय डिफॉल्ट तो एयर ही होता है, बीच में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एयर, याद रखिएगा बीच में एयर होता है एज अ मीडियम, बाय डिफॉल्ट मीडियम इज एयर। इफ देयर इज नो एयर देन देयर विल बी सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और सम इंसुलेटिंग मटेरियल, इसको भूलना मत, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये कह रहा हूं कि ये जो एयर है यानी कि दो के बीच में गैप ऐसा, यहां तक वायर आया, प्लेट गैप है, उसके बाद दूसरा वायर है, फिर वापस ऐसे क्लोज लूप है, तो बीच में गैप है, बीच में कुछ नहीं है। एयर बोलने के लिए तो है लेकिन आपको पता है वो कुछ नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि ये करंट यहां से ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब बात आता है बायट-सेवर्ट्स, मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई करने की ट्राई की। उसने इस प्लेट के इस बाजू और इस प्लेट के इस बाजू, दोनों बाजू एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया। उसको पता चला कि आप इस बाजू तो एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर सकते हो लेकिन आप यहां नहीं कर सकते, एम्पियर सर्किट लॉ का वजह से यहां आंसर नहीं आएगा। तो इसीलिए उसने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे भी एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई किया लेकिन उसमें उसने कुछ टर्म ऐड कर दी। वो जो टर्म ऐड कर दी उसकी वजह से उसने इक्वेशन को मॉडिफाई कर दिया और वो जो टर्म ऐड हुई वो ये है, इसीलिए इसको एम्पियर सर्किट लॉ के साथ में एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ बोला जाता है क्योंकि ये मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ है। आपने एम्पियर्स लॉ पढ़ा है ना लास्ट चैप्टर में, मैग्नेट मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में, उसका मॉडिफाइड वर्जन नहीं है, इसीलिए इसको एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ बोला जाता है। मैक्सवेल ने उसको रहने नहीं दिया एज इट इज, उसकी कमियों को पूरा कर दिया। अब मैं यहाँ पे बात करता हूं, जो ये सेल जो करंट देता है ना बेटा, वो किस रीजन से फ्लो करता है उस रीजन को समझो। सेल से ईएमएफ निकलेगा, ईएमएफ की वजह से करंट फ्लो होगा। वो करंट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस मूव करते हैं, चार्जेस का मूव करना, यस दैट इज कंडक्शन होना। तो ये जो करंट यहां से निकल रहा है उसको हम बोलते हैं कंडक्शन करंट। नॉर्मली अभी तक उसको हम करंट ही बोल रहे थे लेकिन अब से हम उसको कंडक्शन करंट बोलेंगे जिसको हम आईसी लिखेंगे, ठीक है, कंडक्शन करंट। अब यहां तो कंडक्शन करंट बन गया लेकिन यहां जो है ना कोई कंडक्टर ही नहीं है, ये तो आपको पता है एयर और एयर इंसुलेटर होता है, सो देयर इज नो कंडक्टर ओवर हियर। तो यहां कोई कंडक्शन है नहीं तो यहां करंट, कंडक्टर भी नहीं है तो यहां करंट कैसे फ्लो करेगा। अगर आप बोलोगे कि सर यहां कोई कंडक्टर नहीं है, ठीक है, तो यहां से करंट नहीं फ्लो करेगा। अरे यहां से करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये सर्किट क्या पूरी जिंदगी ओपन सर्किट रहेगा, तो हम इसको कैपेसिटर को यूज ही क्यों करते। कैपेसिटर हमने यूज किया है, कैपेसिटर गेट्स चार्ज एंड देन इट अलाउज द करंट, तो कैपेसिटर का कुछ तो काम हो रहा है ना। यानी कि आप सर्किट में कैपेसिटर लगा दोगे सर्किट बंद हो जाएगा, तो हम कैपेसिटर बनाते ही क्यों, उस डिवाइस का मीनिंग ही क्या है। यानी कि करंट आता है, करंट यहां से वापस निकलता भी है, तो बीच में भी करंट होना चाहिए, बीच में गायब नहीं हो जाना चाहिए करंट, अदरवाइज कंटिन्यूटी ऑफ करंट डिस्टर्ब हो जाता है। कंटिन्यूटी ऑफ करंट नहीं है तो बीच में अगर करंट गायब हो जाता है तो इसके बाद वापस तो बन नहीं पाएगा ना। यहां से करंट लिया छू मंतर, यहां पे आगे ऐसा नहीं होता है, बीच में भी करंट जाना चाहिए, तो यहां पे भी करंट का कुछ फ्लो होना चाहिए। और वो जो करंट फ्लो करता है ये दो पैरेलल प्लेट में, वो इस पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है ना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करता है। वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक करंट बनाती है, दैट करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या बोलते हैं उसको, आईडी, विच इज डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रखिएगा आईडी क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट। और डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे मैं आपको यहां पे बताऊं, एक चीज यहां पे बता देता हूं, फिर डिस्प्लेसमेंट करंट का, चलो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला भी यही है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड में बना हुआ करंट है। टोटल करंट क्या होता है, कंडक्शन का करंट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बना हुआ करंट। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कौन सा करंट बनता है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट डी फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अपॉन टाइम, डी फाई बाई डी टी, ये है ना चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड दैट प्रोड्यूस्ड करंट, और वो करंट यहां फ्लो हुआ।
अब आप यहाँ पे करंट कुछ फ्लो हो रहा है, आप लगा सकते हो एम्पियर्स लॉ, यहाँ पे भी कुछ तो करंट है ही, करंट के बिना नहीं है हम, तो वहां पे भी एम्पियर सर्किट लॉ लगा पाओगे। समझ में आ गया? ये चीज हमें समझाई मैक्सवेल ने। अब यहां पे ये अच्छा, कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं पे भी करंट फ्लो करता है ना, दोनों करंट फ्लो करता है, एक डिस्प्लेसमेंट करंट भी और एक कंडक्शन करंट भी। लेकिन कई जगह पे कंडक्शन करंट बहुत हाई होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट बहुत लो होता है, नेग्लिजिबल होता है। कई जगह पे डिस्प्लेसमेंट करंट हाई होता है, कई जगह पे कंडक्शन करंट बहुत लो होता है। तो इस जगह पे जहां मैं बात कर रहा हूं, वहां कंडक्शन करंट कैपेसिटर के बाहर इस वायर के अंदर कंडक्शन करंट बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट इज ऑलमोस्ट जीरो। इसी तरह से आप अगर यहां आओगे कहां पे, एक कैपेसिटर के अंदर, तो देयर विल बी डिस्प्लेसमेंट करंट जिसकी वैल्यू इससे निकालेंगे, लेकिन यहां कंडक्शन करंट ऑलमोस्ट जीरो होता है। याद रखेंगे, यानी कि आप देखो यहां से कंडक्शन करंट ही है, सिर्फ यहां से यहां तक सिर्फ कंडक्शन करंट, फिर यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर यहां से वापस कंडक्शन करंट। तो आप समझ चुके हो कि ये सर्किट में दो करंट फ्लो कर रहे हैं, कहीं कंडक्शन करंट तो कहीं डिस्प्लेसमेंट करंट। फिर वापस यहां से क्या आ जाएगा, कंडक्शन करंट आएगा, है कि नहीं? तो यहां से आ जाएगा कंडक्शन करंट, तो निकलेगा कंडक्शन करंट, यहां तक जाएगा कंडक्शन करंट, वही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू के साथ यहां पे जाएगा और फिर यहां से वापस कंडक्शन करंट बन जाएगा। करंट है, लेकिन पहले कंडक्शन की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, फिर वापस कंडक्टर की वजह से। समझ में आ गया? कंडक्शन की वजह से, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वापस कंडक्शन की वजह से। तो ऐसे हमारा ये लूप कंप्लीट हो जाता है। तो यहां सिर्फ कंडक्शन करंट है और डिस्प्लेसमेंट करंट अगेन यहां जीरो है। तो कंडक्टर के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट है ही नहीं, बट यहां पे बीच में कंडक्शन करंट नहीं है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट करंट है। और जहां पे ऐसा, ये दोनों में इक्वालिटी क्या है कि जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है और जहां डिस्प्लेसमेंट नहीं है वहां कंडक्शन है, जहां कंडक्शन नहीं है वहां डिस्प्लेसमेंट है, बट दोनों इक्वल है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट, उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कंडक्शन करंट की इक्वल होगी। ऑब्वियसली यहां वाले कंडक्शन से नहीं, यहां वाले कंडक्शन से। यानी कि यहां से मैं अगर बोलूं 2 एम्पियर पास हो रहा है, तो ये 2 एम्पियर कंडक्शन करंट है, लेकिन अंदर जाके 2 एम्पियर का ही डिस्प्लेसमेंट करंट भी बनेगा, तभी करंट मेंटेन होगा। अचानक से यहां पर नया करंट तो नहीं बन जाएगा, वरना किरचॉफ्स लॉ जो उसने दिया था कि समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस इज जीरो, समेशन ऑफ ऑल द ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप इज जीरो, ये सब तो यहां पे फेल हो जाएगा। सो अल्टीमेटली वी आर कॉम्प्लिकेटिंग द थिंग। इसीलिए कंडक्शन करंट आईसी की वैल्यू और आईडी की वैल्यू सेम होती है, याद रखिएगा। और यही हमारा कंटिन्यूटी ऑफ करंट भी फॉलो कर रहा है। कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ करंट फ्लो करेगा तभी ही तो सर्किट सही कहलाएगा। अगर कंटिन्यूटी नहीं है करंट की तो सर्किट रॉन्ग है हमारा। याद रहेगा, इस चीज को भूलना मत बच्चा, ठीक है? तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन समझा। डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में कोई मिस्टेक आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है? प्लीज, इतना सा ही पार्ट है, बाकी तो ये चारों इक्वेशंस ही आप देख लो। ये चारों इक्वेशंस बहुत आसान सी इक्वेशंस है, ठीक है? अब हमारा जो भी पहले का पार्ट था ये सब हो गया। अब आते इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर वेव्स व्हिच हैव इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज ऑसिलेटिंग एंड देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज आल्सो ऑसिलेटिंग। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको ऑब्वियसली एज नेम रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, बेटा ये जितना मैं बेसिक्स करा रहा हूं ना, ये इसीलिए जरूरी है कि वंस यू अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स योर न्यूमेरिकल पार्ट बिकम्स वेरी इजी। इसीलिए मैं ये बेसिक्स कराने में टाइम डाल रहा हूं। अब देखो कोई भी चैनल पे, कहीं पे भी, पूरे यूट्यूब पे देखो, कोई भी ऐप पे देखो, कोई भी आपको ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराते वक्त में ऐसे फॉर्मूलेज एक एक और उसके पीछे की कंसेप्ट रिवाइज नहीं कराता। वो क्वेश्चन में जो कंसेप्ट आएगा वो कराता है, लेकिन मैं आपको जानबूझ के ये कंसेप्ट्स रिवाइज करा के फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराता हूं। इसका रीजन ये है, आप एग्जाम के टाइम पे क्वेश्चन पढ़ के कंसेप्ट को याद नहीं करते। आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए, आपको बस एग्जाम के टाइम पे रिकलेक्ट होना चाहिए कि हाँ वो अप्लाई करना है। आप एग्जाम के टाइम पे कंसेप्ट सीखने थोड़ी बैठोगे एक एक क्वेश्चन में। समझ में आ गया? तो इसीलिए एज अ स्टूडेंट आपके लिए क्या बेस्ट है कि आपको इसके बैकग्राउंड पता हो और फिर आपके पास में सीधा का सीधा क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन को आपको पता चले, हाँ सर ने ये बताया था, उसको अप्लाई करता है। ऐसा करके एक एक क्वेश्चन के केसेस को हम नहीं सॉल्व कर रहे, हम सीख रहे हैं, फिर सारे क्वेश्चंस को मस्त से सॉल्व करेंगे। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम बात कर रहे थे। ऑब्वियसली इसमें कौन कौन है, इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो इसमें ऑसिलेटिंग
इलेक्ट्रिक फील्ड भी है बेटा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां, और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। ध्यान से सुनना, अभी मैं डायरेक्शंस की बात कर रहा हूं। इसमें हम ये z एक्सिस लेते हैं, जहां z एक्सिस हो वहां थंब रखिए और फिर ऐसे कर्व्ड फिंगर घुमा दीजिए। कर्व्ड फिंगर पहले जहां होगी वहां x एक्सिस होना चाहिए, जहां खत्म होती है वहां y एक्सिस आना चाहिए। तो यानी कि आप देखो ये z एक्सिस, तो ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये कंपलसरी फॉलो करना। अगर आपको मैं बोलूं कि ऊपर एक ले लो z एक्सिस, तो ऊपर z है, तो z के अलॉन्ग थंब रख दो, तो कर्व्ड फिंगर ऐसे ऐसे जा रही है, तो आप यहां ऐसे बना दोगे x और y। समझ में आ गया? चाहिए तो आप ऐसा भी बना सकते हैं, ये हो गया y और ये हो गया x। ठीक है, ये भी तरीका सही है, पर आप देखो z ऊपर है तो किसी भी z के अलॉन्ग ये पूरे में ये फॉलो होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप बना सकते हो कहीं पे भी चाहो तीनों एक्सिस। अब इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है E इज इक्वल टू ई नॉट। है तो ये ऑसिलेटिंग यानी कि ऑल्टरनेटिंग करंट में आपको पता है ना ऐसे इक्वेशंस चलती है, वेव्स जो वाइब्रेटिंग वेव्स होती है, ऑसिलेशंस की जो इक्वेशन होती है उसमें भी ऐसी इक्वेशन चलती है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, where x is the displacement, omega is angular frequency, t is time and k को आप एक्चुअली लैम्बडा के रिलेटेड एक कांस्टेंट है जिसको आई थिंक वेव नंबर बोला जाता है, आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। अभी ध्यान यहां तक आ गया था, यहां से बाहर नहीं आ रहा सर। ये लैम्बडा के रिलेटेड है, के जो है उसकी वैल्यू भी है, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्बडा। ठीक है, के इज 2 पाई बाय लैम्बडा, और ओमेगा बाई सी ये भी आप के की जगह लिख सकते हो, के की जगह ओमेगा बाई सी भी लिख सकते हो। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन ये है। यहां पे एक चीज देखो, मैंने यहां पे क्या मिस्टेक किया आप जरा बताना मुझे। ये वेव जो है वो z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, इसलिए यहां x नहीं होना चाहिए, यहां z होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? z होना चाहिए। मैं आपको बताता हूं, z के z माइनस ओमेगा टी। ठीक है, इसी तरह यहां मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी कर रही है, वो भी z एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रही है, तो वो हो गया b इज इक्वल टू बी नॉट साइन यहां के जेड माइनस ओमेगा टी। एक बात आपको याद रखनी है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होती है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? सोर्स क्या है पता है आपको? ऑसिलेटिंग चार्ज। ऑसिलेटिंग चार्ज जो होता है ना, यानी कि अगर हमारे पास यहां कोई चार्ज है एंड इफ दैट चार्ज डिसाइड्स टू ऑसिलेट, ऐसा ऐसा मूव करेगा ना, तो अपने आप पहले एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, और जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है, ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ कम है, फिर ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, फिर और ज्यादा है, फिर वापस कम है, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड बना देती है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, याद करिए। फिर एक बार ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड ने ये मैग्नेटिक फील्ड बना दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंजिंग वाली बनेगी, तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड आगे की इलेक्ट्रिक फील्ड को बना देता है, और एक बार ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। समझ में आ गया? एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ध्यान से सुने, शायद मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वर्ड्स में एक्सचेंज कर दिया है, ध्यान से सुनना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। यहां पे अगर हमारे पास कोई चार्ज है, इफ इट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसेस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, changing electric field will produce changing magnetic field, this changing magnetic field will produce changing electric field, changing electric field will produce again changing magnetic field, this changing magnetic field will produce changing electric field, this changing electric field will produce changing मतलब एक दूसरे को बनाते सपोर्ट करते आगे फ्लो करता है। समझ में आ गया? अलग सर के स्टाइल में बोलूं तो इधर आपको देखो, ऐसे वेव को जाना है तो यहां आपको इस एक्सिस पे, ये है z एक्सिस, तो ये है आपका y एक्सिस, और यहां है x एक्सिस, है कि नहीं? तो ये y एक्सिस, ये z एक्सिस। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में x एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन x एक्सिस के अलॉन्ग है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन y एक्सिस के अलॉन्ग है, तो ये दोनों एक साथ यहां पे ऑसिलेट करती है।
बुड़ 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 बुड़। तो वैसे ही ये दोनों ऑसिलेट करती है और ऑसिलेट करते 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 आगे भी जाती है। सो ऑसिलेट करते करते इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड दोनों आगे जाती है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते करते आगे जाते हैं, दोनों एक दूसरे को बनाती जाती है और इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन बनाता है? ऑसिलेटिंग चार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाता है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये है, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन ये है। याद रखिएगा, जहां के की वैल्यू ये है, के की जगह आप ये डाल सकते हैं। दूसरा, इसमें कुछ और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि यूजुअली जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू, ये ई नॉट पीक वैल्यू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पीक वैल्यू। आपको नहीं पता ये सब क्या 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 कहा जाता है तो मैं आपको बताता हूं। ये ई क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बहुत बेसिक आपको बताना चाहता हूं बेटा। ये बी क्या है बेटा? तो ये बी है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये ई नॉट और बी नॉट इनको बोला जाता है पीक वैल्यू। पीक वैल्यू बोलो या मैक्सिमम वैल्यू बोलो, कोई बात नहीं है। और ये जो ई और बी डायरेक्ट लिखा ना, वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पूरी इक्वेशन को इंस्टेंटेनियस बोला जाता है। ये जो यहां से ब्रैकेट में है ना बेटा, इसको फेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेज। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एंगल है फेज है, साइन के बाद जो होता है वो फेज होता है। इसमें भी साइन के बाद जो है फेज है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का जो फेज है ना वो सेम है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ विल बी इन सेम फेज। दोनों सेम फेज में ही होती है। ठीक है, इसको मत भूलना। अच्छा, आपको यहां पे मैंने कुछ फॉर्मूला जो थे वो तो बता दिए, इसके अलावा आपको फॉर्मूले और भी हैं। और फॉर्मूले में आपको सी स्पीड ऑफ लाइट, सी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम विच इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। और यही सी का फॉर्मूला होता है 1/√ऑफ एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, या म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, व्हाटएवर यू वांट टू राइट इट। ठीक है, अगर आपको कोई बोले बट ये जो फॉर्मूला है ना वो सिर्फ वैक्यूम या एयर के लिए ही वैलिड है। ठीक है, अगर आपको कोई बोले कि कोई दूसरा मीडियम है, अगर आपको कोई बोले कि देयर इज सम मीडियम और उस मीडियम के स्पीड ऑफ लाइट बताओ, तो उसको सी नहीं लिखेंगे, वी लिखेंगे। एवरी मीडियम इज डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट। हर मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट अलग होती है। दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद करिए, हमने पढ़ा है 10th क्लास में भी। तो ये स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला था 1/√ऑफ। ये हमने जो यहाँ पे एयर था या वैक्यूम था तो उनका परमिएबिलिटी और परमिटिविटी डाला। तो यहाँ हम क्या करेंगे बेटा, जो मीडियम है उसका हम डाल देंगे यहाँ एप्सिलॉन और उसका हम डाल देंगे म्यू। परमिटिविटी और परमिएबिलिटी उस मीडियम का डाल देंगे। समझ में आ गया? यहाँ एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट हमने एयर का डाला हुआ है, यहाँ एप्सिलॉन और म्यू मतलब मीडियम का डाला हुआ है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहोगे आप, अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो आपका आंसर, एक डायरेक्ट आंसर भी बताता हूँ, C/√ऑफ के। एप्सिलॉन की जगह डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, ये जो के है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और ये म्यू जो है वो म्यू नॉट की जगह म्यू रिलेटिव, ये लिख सकते हो। ये रेयरली यूज होगा बट स्टिल मैंने चूज किया कि आपको बता दो, आपको पता होना चाहिए। दिस के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है उसके लिए आपने पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, एक्स्ट्रा बताया बेटा, तो इतना टेंशन नहीं लो, आपको नहीं पता है तो। ठीक है, अब दूसरी चीज, इसका एक और फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं विच इज गोइंग टू अमेज यू बेटा। इसका फॉर्मूला होता है C/, ये जो रूट में नीचे लिखा है ना, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू बताती है। ये जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बेटा। एक्स्ट्रा ही बताया मैंने आपको, ये काम आएगा आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशनशिप बताया स्पीड ऑफ लाइट के साथ में, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मैं लिखा रहा हूं। सी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है। द लास्ट कंसेप्ट इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है वो देख लो। एनर्जी डेंसिटी, अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी एनर्जी होती है, मैग्नेटिक फील्ड की भी एनर्जी होती है, लेकिन यहाँ एनर्जी डायरेक्टली नहीं लिखनी, यहाँ एनर्जी डेंसिटी लिखनी है। एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो हम यहाँ एनर्जी डेंसिटी लिख रहे हैं। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी क्या होता है? एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी को यू से लिखा जाता है, लेकिन यहां हम एनर्जी डेंसिटी को ही यू से लिख रहे हैं, कोई रॉन्ग नहीं है। इस चैप्टर में हम एनर्जी की बात नहीं कर रहे ना, इसीलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां है ना,
वो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। और ये जो ई लिखा ना बाय डिफॉल्ट, अगर हम ई वी या आई लिख रहे हैं, वो बाय डिफॉल्ट आरएमएस, ये वेव की कौन सी वैल्यू, ये जीरो वाली, ये वाली, ये वाली मैक्सिमम वाली नहीं, बीच की आरएमएस वैल्यू आपको पता है ई आरएमएस। तो ये ई जो लिखा है मैंने यहाँ पे, वो ई आरएमएस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद रखना, ई आरएमएस का स्क्वायर। इसी तरह से आपको अगर मैग्नेटिक फील्ड का कोई पूछे, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी यू बी, यानी बी आर बी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन है, इसलिए बी लिखा जाता है मैग्नेटिक फील्ड के लिए, एम नहीं लिखता है। वो होता है 1/2 का 2, ये हाफ का हाफ। मैंने आपको मैग्नेटिज्म चैप्टर में सिखाया था, wherever there is epsilon replace it by 1/μ। तो एप्सिलॉन की जगह 1/μ, तो नीचे आएगा म्यू, है ना। तो म्यू एप्सिलॉन नॉट है, इसलिए यहां म्यू नॉट। wherever there is e replace it with b, तो b, e का स्क्वायर तो b का स्क्वायर। आपको जिसने भी मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म ये चैप्टर्स अच्छे से किए ना, वो समझ सकता है कि ये चीजें कहां से आ रही है, ठीक है। और ये आरएमएस वैल्यू होनी चाहिए। आपको अगर आरएमएस और ये सब नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं बेटा, ई आरएमएस अगर आपको निकालना है तो ई पीक वैल्यू ई नॉट अपॉन रूट 2 कर देना, और आपको अगर बी आरएमएस निकालना है तो बी नॉट अपॉन रूट 2 कर देना। समझ में आ गया कि नहीं? याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताना खाली भूल गया कि ये कैपेसिटर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर का ये कौन सा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कोई भी दो प्लेट पैरेलल हो, उन दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डी बोलते हैं, और इस एरिया ऑफ द प्लेट को हम बोलते, ये प्लेट जो है ना उसका कुछ एरिया होता है तो उसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ द प्लेट ए, ठीक है। और ये d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। दूसरा, आपको यहां पे इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता होना चाहिए, एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। a is the area of the plate, d is obviously the distance between two plate, epsilon नॉट आपको पता ही है 8.8 इंटू 10⁻12, और ये है c कैपेसिटेंस। अच्छा, इसके अलावा आपको अगर कोई बोले कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड, यहां मैं बोल रहा हूं ना कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है अंदर, जब चार्जिंग होगा ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती होगी तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, बिकॉज चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड अंदर प्रोड्यूस होती है, कोई भी पॉइंट पे अंदर अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है इनसाइड कैपेसिटर ना, तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है उसकी वैल्यू आपको लिखनी है म्यू नॉट आई नॉट अपॉन म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई। ये इस जो यहां पे ना अभी ये मैंने रेक्टेंगुलर प्लेट रखी है, एग्जाम में आपको सर्कुलर प्लेट बोलेंगे तो सर्कुलर प्लेट का जो एग्जाम में आपको सर्कुलर प्लेट बोलेंगे तो सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस होता है ना उसका स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई कर दो ये डिस्टेंस डी। अब आप बोलोगे सर ये आया कहां से? कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जाम हमारा इसका डेरिवेशन भी नहीं है, इसके ऊपर एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूं, बाकी ये आउट ऑफ सिलेबस है। मेरे हिसाब से इसके ऊपर एनसीईआरटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी भी नहीं, बिकॉज दिस इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। सो प्लीज आप उसको प्रिपेयर करने की ट्राई मत करिए। एक क्वेश्चन के लिए मैं सिर्फ आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, क्योंकि यहाँ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो करंट तो बन ही गया, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली विल प्रोड्यूस करंट, बट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड will also produce magnetic field, and this is the amount of magnetic field। तो changing electric field दो चीज प्रोड्यूस करता है, करंट भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपनी फ्रीक्वेंसी और इसके बीच का रिलेशन आपको बता दूं, इसके बीच किसके बीच का, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का। तो ये आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बीच का रिलेशनशिप वैसे तो पता ही होगा, C इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? यस कम ऑन, C इज इक्वल टू म्यू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, ये आपका फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू म्यू लैम्बडा। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है वो बताने की कोशिश कर रहा है। दोनों इक्वली स्ट्रांग होती है, दोनों इक्वली स्ट्रांग होती है, बट मैंने आपको एक चीज क्या बताई है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पीक वैल्यू है बड़ा होता है। यूजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है, याद रखिएगा। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का ई नॉट जो वैल्यू है ना वो बहुत बड़ा होता है कंपेयर टू मैग्नेटिक फील्ड, याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू बड़ा होता है मैग्नेटिक फील्ड से, और स्पीड ऑफ लाइट का उसके साथ रिलेशनशिप भी है। स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशनशिप क्या है पता है? यहां पे मैं लिख लेता हूं, C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है।
तो मैं इसको कैसे भूल गया भाई, C इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला भी C का है, ये फॉर्मूला भी C का है, ठीक है। तो आप इसे यूज कर सकते हो। यूजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कंपोनेंट ज्यादा स्ट्रांग होता है मैग्नेटिक फील्ड वाले कंपोनेंट से, हाँ होता ही है यूजुअली का। सो दिस आर ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर, आप देख लो। इसके अलावा आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे वेव्स का चार्ट दिया है, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियो, टेलीविजन रेडियो। आपको नाम से समझता है कहाँ यूज होती है, नाम से समझता है कहाँ यूज होती है कि नहीं। अच्छा, जितना आप यहां से यहां आओगे उतना आप बड़ी वेवलेंथ के पास आ रहे हो, यानी कि यहां से यहां आते वक्त वेवलेंथ बढ़ती है और फ्रीक्वेंसी कम होती है। ये लेस एनर्जेटिक वेव है, दिस इज द लेस एनर्जेटिक वेव, दिस इज हाईली एनर्जेटिक वेव, है ना। गामा रेज बहुत एनर्जी वाली होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स होती है कि आपकी बॉडी में आपके स्किन सेल्स को मार डालती है। इसीलिए इसका यूज किया जाता है कैंसर में, कैंसर सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी में। अभी तो पर इसका प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये आपके नॉर्मल सेल को भी मार डालेगी, बट नॉर्मल सेल जो होते हैं ना वो वापस सही हो जाता है, और कैंसर वाले सेल जो होते हैं वो सही नहीं हो पाते। तो कैंसर वाले सेल परमानेंटली मर जाते हैं, बट डैमेज तो नॉर्मल सेल भी होता है। तो अभी हमने गामा रेज को थोड़ा मॉडिफाई करके प्रोटॉन रेज को यूज करना कीमोथेरेपी में स्टार्ट कर दिया है। एक्स रेज हमारी बॉडी में से पूरा पास हो सकती है, सिर्फ बोन से पास नहीं हो सकती। इसीलिए अगर बोन में कोई क्रैक है तो वहां से पास हो जाएगी, और बोन में क्या क्रैक है वो दिख जाएगा। हमारे दांत में अगर कहीं क्रैक है, या तो दो दांत के बीच में कहीं ऐसा कुछ नर्व्स जो है वो नर्व्स कहीं फटी है या फिर कुछ सडन है, तो हम उस एक्सरे करा के दिखा सकते हैं, क्योंकि एक्सरे हमारे दांतों के बीच में से नहीं पास होगी, लेकिन ऊपर नीचे से जो मसल्स है वहां से पास हो सकती है। तो दांत में कोई खड्डा हो गया तो वो भी पता चल जाएगा। यूवी रेज वाटर प्योरिफिकेशन के लिए यूज होते हैं। विजिबल रेज इसके बिना हम देख ही नहीं सकते लाइफ में कुछ। इंफ्रारेड रेज तो आपके टीवी में रिमोट जो होता है ना, टीवी का रिमोट जो होता है वो होता है, उसके आगे एक छोटी सी एलईडी होती है। वो एलईडी आपको लगता है कभी चालू क्यों नहीं होती, वो एलईडी जो होती है वहां इंफ्रारेड लाइट होती है, वहां से इंफ्रारेड निकलती है। मतलब मेरा टीवी का रिमोट दबा रहा हूँ, टीवी चल कैसे रहा है, क्योंकि टीवी के रिमोट से इंफ्रारेड लाइट निकल के सीधा जा रही है इसमें। आपको मैं यहाँ पे वैसे मैं बटन दबाऊंगा नहीं, बट ये जो बत्ती है ना, ये देखो, ठीक है, ये दिख रहा है ना, वो मैं एक बार दबा के देखता हूँ क्या होता है। ठीक है, दिख रहा है आपको, दिखा ना, चालू हुआ ना। ये मैं आंखों से देखूंगा तो नहीं दिखेगा। दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बेटा, ठीक है। सो ये इंफ्रारेड आंखों से नहीं दिखती, हमें आंखों से सिर्फ इतना ही रेंज दिखता है, ठीक है। वो जो रेंज है वो यहां से शुरू होता है 400 नैनोमीटर, जिसमें वायलेट कलर होता है, और खत्म होता है 700 नैनोमीटर के आसपास, 720 नैनोमीटर के आसपास, जहां रेड कलर खत्म होता है। तो 400 से 700 नैनोमीटर ये रेंज है हमारे विजिबल स्पेक्ट्रम, जिसमें वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर आता है पूरा, ठीक है। और फिर उसके बाद माइक्रोवेव्स, हमें हीटिंग के लिए यूज होती है माइक्रोवेव्स, कम्युनिकेशन के लिए भी, रडार में भी यूज होती है माइक्रोवेव, शॉर्ट रेडियोस रेडियो के लिए, टेलीविजन वेव्स, टीवी का हमारा जो सिग्नल आता है वो इसी की वजह से आता है, एएम वेव्स, एफएम है, एएम होता है कि नहीं, तो ये और ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसमें हम एफएम की तरह ही एएम होता है, लेकिन एफएम जो होता है वो हमारा यूजुअली कई बार खराब सिग्नल की वजह से पकड़ नहीं सकता, तो एएम भी हम यूज करते हैं। लॉन्ग रेडियो वेव्स ये भी होती है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। मिलिट्री में भी ये सब में यूज की जाती है। आई होप आप ये सब याद रखेंगे। ये उसके बारे में थोड़ा थ्योरी है, प्लीज इसको पढ़ लीजिएगा। रेडियो वेव्स क्या है, फ्रीक्वेंसी उसकी कौन सी रेंज में होती है, कौन उसको प्रोड्यूस कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको रट्टा मारना पड़ता है, कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कौन प्रोड्यूस करता है कौन सी वाली वेव्स, जो आपको यहाँ लिखी है, आप कैसे डिटेक्ट कर सकते हो इसको, एक बार आपको नहीं पता होगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग वेव्स है, मैंने आपको एक बेसिक ओवरव्यू तो दे दिया। अभी ये पूरा चैप्टर यही नहीं पढ़ा सकता मैं, ठीक है बेटा। देखो ऑलरेडी इट्स बिन आई थिंक इट इज 51 minutes and I'm just making you revise. We haven't even started with the questions, so we cannot do this kind of thing all the time. मैंने आपको बेसिक समझाने के लिए वो सिखाया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोर करना चाहता हूं बेसिक सिखा के, नहीं। आई जस्ट वांटेड टू मेक यू रिवाइज। सीधा हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। अभी पहला सवाल, हियर इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8.1, क्वेश्चन नंबर 8.1। अच्छा, एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा बेटा, देखो मैंने चाहता तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू कर सकता था, शायद मेरे वो बेसिक्स पढ़ाने के चक्कर में जो बच्चा स्पेसिफिकली क्वेश्चंस देखने नहीं आया है, सॉरी, जो बच्चा डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने आया है, उस बच्चे को लगेगा कि सर टाइम पास करा रहे, सर वो पढ़ा रहे हमें,
उनको आपको चैट कमेंट बॉक्स में समझा रहे हैं बेटा कि ये सेशन का जो मैंने बेसिक्स आपको पढ़ाया वो आपको कितना इंपॉर्टेंट लगा, क्या वो आपको समझा, क्या वो जरूरी लगा। फॉर्मूला लिस्ट जो मैंने बनवाई आपको, वो फॉर्मूला लिस्ट की वजह से क्वेश्चन सॉल्विंग आपको इजी पड़ती है, डिफिकल्ट पड़ती है, आपको ये कमेंट बॉक्स में समझाना है उनको, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि वीडियो आगे नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सब लोग को लगेगा सर तो ये पढ़ा रहे थे उसमें, सर क्वेश्चन तो 1.5 घंटे बात करा रहे। तो दैट इज द रॉन्ग साइन, जो रॉन्ग मैसेज मैं बच्चों को नहीं देना चाहता। किसी को ये ध्यान में आए उसके पहले ये वीडियो स्किप करे, उसके पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि प्लीज कमेंट जरूर छोड़िएगा कि आपको जो मैंने फॉर्मूला लिस्ट बनाई वो कैसी लगी और वो फॉर्मूला लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट लगी आपको। और उनको बताइए कि फॉर्मूला लिस्ट के बाद में सर ने क्वेश्चन कराए वो आपको ईजी लगे, डिफिकल्ट लगे आफ्टर मेकिंग द फॉर्मूला लिस्ट। फॉर्मूला लिस्ट आपके साथ बनी हुई होनी चाहिए, ठीक है। चलो, we'll start with the very first question. The very first question is over here. Figure shows a capacitor made of a 2 circular plates. अभी हमारे 2 पैरेलल प्लेट नहीं है, एक सर्कुलर प्लेट दूसरी सर्कुलर प्लेट, दोनों पैरेलल है। हमने पहले रेक्टेंगुलर पैरेलल प्लेट ली थी, अभी हमारे पास सर्कुलर पैरेलल प्लेट है। Each of radius 12 cm separated by 5 cm. इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 5 cm. There is a distance between them which is 5 cm. ठीक है, तो D is 5 cm और ये जो डिस्टेंस बिटवीन them है 5 cm। उसके अलावा ये एरिया ऑफ द प्लेट भी है और इसका रेडियस जो आपको लिखना है, दैट रेडियस इज गिवन एज 12 cm। तो 12 cm की एक प्लेट है जिसको 5-5 cm के दूरी पे रखा गया है। The capacitor is being charged by an external source। जो यहाँ पे ये है ना, ये कनेक्शन, इसके यहाँ पे हमने पावर सप्लाई लगा दिया है जो कि हमें इस क्वेश्चन डायग्राम में नहीं बताया, ठीक है। तो कैपेसिटर इज डेफिनेटली बीइंग चार्ज, ओके, और चार्जिंग करंट इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू 0.15। यहाँ पे जो करंट आ रहा है जिसकी वैल्यू आपको कंडक्शन करंट लिखना पड़ेगा। आई चार्जिंग, आई सी यानी आई चार्जिंग नहीं, आई सी यानी आई कंडक्शन। तो ये कंडक्शन करंट जो होता है दैट इज इक्वल टू 0.15 एम्पियर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू हाउ मच बच्चा? कंडक्शन करंट इज 0.15 एम्पियर। ये हो गया आपका कंडक्शन करंट। नाउ विल गो अहेड, calculate the capacitance. Number 1, what are we supposed to find is capacitance? C, ऑप्शन बी। अच्छा, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। फर्स्ट में ही एक और चीज निकालनी है, चेंज इन पोटेंशियल, dv बाई dt निकालो। इसको dv बाई dt बोलो या de बाई dt बोलो, बट यहाँ e लिखना ना इलेक्ट्रिक फील्ड से कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं e नहीं लिख रहा हूं, v लिख रहा हूं। समझ में आ गया? तो dv बाई dt बोलूंगा। चेंज इन पोटेंशियल, पोटेंशियल को v से लिख लूंगा। नाउ ऑब्टेन द डिस्प्लेसमेंट करंट बिटवीन द प्लेट। b डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी। मस्त सवाल है बेटा। इस किरचॉफ लॉ इज एप्लीकेबल, फर्स्ट रूल एप्लीकेबल है कि नहीं वो हमें, तीसरा तो थियोरी है। चलिए, नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहला हमें कैपेसिटेंस निकालना है। सो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। आपको यहाँ a और d क्या है वो पता कर ले। पहले सबसे पहले एरिया पता कर लेते हैं। एरिया a कितना है? पाई आर स्क्वायर। मुझे बताओ आर की वैल्यू कितनी दी है? आर की वैल्यू यहां दे दी है 12 सेंटीमीटर। कैन यू राइट 12 सेंटीमीटर फॉर पैरेलल प्लेट? क्वेश्चन जिनको यहां पे एक बार देख लो, फिगर शोज अ कैपेसिटर, एक कैपेसिटर जिसमें 2 पैरेलल प्लेट है बट दोनों सर्क्यूलर है। एक का रेडियस, दोनों का रेडियस 12-12 सेंटीमीटर का, दोनों 5 सेंटीमीटर पे सेपरेटेड है और उनको हम बाहर से करंट दे रहे जिससे कैपेसिटर चार्ज होगा। ऑब्वियसली नीचे सेल होगा, वो बताया नहीं हमने, और वो 0.15 एम्पियर का करंट दे रहे हैं। दैट करंट बाय डिफॉल्ट इज कंडक्शन करंट, राइट। अब हमें यहां पे कुछ कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ये रहा। अब कैपेसिटेंस के फॉर्मूले के एरिया चाहिए। एरिया की वैल्यू पाई, चलो एरिया के फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना, यहां रख देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, एरिया का फॉर्मूला पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन डी। डी इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब आप मुझे बताओ कि आपको रेडियस का वैल्यू कितना दिया है? रेडियस इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर लिखोगे चलेगा क्या? कम ऑन, 12 सेंटीमीटर नहीं चलता है, 12 इंटू 10⁻² मीटर्स लिखना पड़ता है, बिकॉज हियर सेंटी बिकम्स 10⁻²। सेंटी बिकम्स हाउ मच बच्चा? 10⁻²। इसी तरह से यहाँ डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस भी 5 लिखोगे चलेगा क्या? नहीं, 5 सेंटीमीटर को लिखना पड़ेगा 5 इंटू 10⁻²। ठीक है, 5 इंटू 10⁻²। इसको याद रखिएगा, सेंटी की जगह हमने 10⁻² लिख दिया। नाउ विल गो अहेड। इसमें आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻²। ये आपने रखा पाई, पाई का वैल्यू होता है 3.14। इसके अलावा आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रेडियस इतना है, रेडियस का स्क्वायर 12 इंटू 10⁻²। तो 12 का स्क्वायर, जस्ट अ मोमेंट, 12 का स्क्वायर
इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर विच बिकम्स 10⁻⁻⁴। 10⁻⁻² का स्क्वायर 2 गेट्स मल्टीप्लाइड तो 10⁻⁻⁴ हो जाता ना। और नीचे d इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, डिस्टेंस इज 5 इंटू 10⁻², 5 इंटू 10⁻²। आई होप आपको समझा। नाउ नंबर्स आर इजी बेटा, आप कर पाओगे बेटा। 12 का स्क्वायर कर दो 141, और यहाँ पे आप 5 है डिनोमिनेटर में। 5 को एक्चुअली नहीं सॉल्व करना था ना, डिनोमिनेटर में 5 से आपको कंफ्यूजन होता है, तो आप यहाँ पे 5 को ना लिखो 10/2, नीचे 10 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, सो दैट विल मेक योर डिनोमिनेटर गो अवे। वो डिनोमिनेटर गायब कर देगा। 5 की जगह 10/2 लिखना प्रैक्टिस रखो, तो 10/2 लिखोगे तो यहाँ 10 आएगा, ऊपर 2 आएगा, तो ऊपर 2 नीचे तो 10 का पावर ही है, जिसको ऊपर ले लो वापस, तो सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन बचेगा। आई नो यू विल बी एबल टू डू इट। तो आप इसी तरह से कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू निकालोगे, दैट विल बी इन फैराड। ठीक है, कैपेसिटेंस की जो भी वैल्यू आएगी प्लीज उससे लिखिएगा किस में, फैराड में। अच्छा, इसके बाद ये पहला हो गया dv/dt। dv/dt के लिए कैपेसिटेंस का ही फॉर्मूला यूज करो, Q इज इक्वल टू CV। याद है कि नहीं है? कैपेसिटेंस के अंदर कितना चार्ज होता है? दैट चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय Q, C और V। तो आप मुझे बताइए कि कैपेसिटर के अंदर चार्ज इज इक्वल टू C इंटू V होता है, तो इसको डेरिवेटिव ले लीजिए, तो dq डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dq/dt इज इक्वल टू C dv/dt हो जाएगा। क्यों? कैपेसिटेंस नहीं चेंज होता। कैपेसिटेंस तो ये प्लेट ला ली, डिस्टेंस फिक्स कर दिया, मटेरियल डाल दिया, अंदर एयर है बाय डिफॉल्ट, तो उसके बाद कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन वैल्यू किसकी चेंज हो सकती है? वोल्टेज की चेंज हो सकती है, इसलिए dv/dt लिखा है यहाँ पे। अरे आपको एक बात पता है ना, ये dq/dt तो करंट का फॉर्मूला है, तो ये करंट हो गया, यहाँ पे C नीचे लेके आ जाओ, तो ये हो गया dv/dt। अच्छा, ये कौन सा करंट सर? कंडक्शन करंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट बनता है वो। हाँ, बताऊं क्या? हाँ, अभी तेरे को डिस्प्लेसमेंट करंट दिया है क्या? नहीं दिया ना, तो उसकी बात भी नहीं करने का। लेकिन मैंने आपको बताया था कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट इक्वल होता है, इसीलिए फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो यहां पे हम dv/dt निकालने के लिए इसको ही आगे यूज करेंगे। dv/dt will be equal to I/C। मुझे बताओ हाउ मच इज द I कितना है? I करंट कितना दिया है? सॉरी, यहाँ पे करंट कितना दिया है बोलो? यहाँ पे करंट दिया 0.15 एम्पियर, ये रहा ना 0.15 एम्पियर अपॉन C की वैल्यू बताओ। C इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो 0.15 को लिखो 15 डिवाइडेड बाई 8 विल बी इजी बेटा। तो आप चाहो तो 0.15 को लिखो 15, 2 डेसिमल आगे ले लीजिए, तो 10⁻² अपॉन 3 इंटू 10⁸। 15/3 बिकम्स इजी बेचा, है ना? 3 और 15 5 से चला जाता है, तो नंबर्स तो आसान है। 10⁸ ऊपर जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा, 10⁻², 10⁻8, तो 10⁻10 हो जाएगा। तो वो तो आपको पता चल चुका, dv/dt यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या बोला है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट यानी कि dt ऑफ पोटेंशियल, dv/dt, ऐसा क्वेश्चन में मतलब था। नेक्स्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट निकालना है, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ID का फॉर्मूला क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, एप्सिलॉन नॉट d∅/dt। ये करना जरूरी है क्या? एप्सिलॉन नॉट d∅/dt, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू वी नो, फ्लक्स की जगह हम डाल सकते हैं EA, ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है वो अभी हमें निकालनी पड़ेगी, कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है? लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन क्या आपको पता है IC इज इक्वल टू ID, कंडक्शन करंट, और यहाँ पे अंदर जो करंट बनता है दैट इज बिकॉज दैट इज बोथ आर इक्वल, ठीक है? इसीलिए आप डायरेक्टली बोल दो कि इक्वल है। आप देख लो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पे तो आपको 0.15 है ना, डिस्प्लेसमेंट करंट आ गया ना, क्योंकि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट सेम होता है। तो आप चाहो तो ये फॉर्मूला से निकालो, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखो, फाई की जगह E⁻⁻ लिखो। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर, मैं आपको चाहिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर का फॉर्मूला भी बता देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैपेसिटर इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है? तो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A आप ये रख दोगे E की जगह पे, या फाई की जगह पे आप रखो फाई इज इक्वल टू E⁻⁻, या तो फाई इज इक्वल टू EA लिख दो। फाई की जगह EA लिखो, E की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A लिखो, फिर आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा। एक्चुअली ये एक हो जाएगा कि हम डिराइव ही कर चुके इसको, हमें वो नहीं करना है,
हमें क्या बोला है यहाँ पे, कंडक्शन करंट 0.15 एम्पियर है, तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी एग्जैक्टली उतना होता है। ठीक है, दूसरा किरचॉफ्स लॉ एप्लीकेबल, लेकिन मैंने आपको सिखाते वक्त बताया कि जितना करंट यहां से आ रहा है इसके बाद कंडक्शन करंट नहीं रहता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट कंटिन्यू होता है, फिर वापस कंडक्शन करंट आ जाता है। तो जहां करंट कंडक्शन वाला नहीं है वहां डिस्प्लेसमेंट वाला बन जाएगा अपने आप। इसीलिए किरचॉफ्स लॉ इज एप्लीकेबल, नो न्यू करंट विल बी प्रोड्यूस्ड ओवर हियर, only that current which is equal to conduction current will be produced, so that continuity of current is maintained and circuit becomes complete। समझ में आ गया? देख लीजिए, this is the solution part, प्लीज इसे याद रखिए। Come on everyone, अभी ठीक है, गर्म हो गया भाई रूम पूरा। चलो, we'll go for the next question। एसी कर देना। Here's a question, parallel plate capacitor made of a circular plates each of radius 6 सेंटीमीटर। वापस हमें वही चीज दी हुई है, बट यहां हमें ऑल्टरनेटिंग सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, तो देयर इज द रेडियस ऑफ द प्लेट विच इज हाउ मच बच्चा, 6 सेंटीमीटर, 6 into 10⁻⁻2 मीटर्स। ठीक है, नाउ हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 100 फैराड। इसका कैपेसिटेंस भी हमें दे दिया है, कितना दे दिया है, 100 पिको फैराड, 100 पिको फैराड। ठीक है, दूसरा द कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 230 वोल्ट सप्लाई। ये जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू कितनी है, 230, तो वो VRMS हो गई बाय डिफॉल्ट, वो 230 वोल्ट है। ठीक है, और बोला है विद एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, दिखा है, खुद लिखा है उन्होंने एंगुलर, नहीं लिखते ना फ्रीक्वेंसी सिर्फ बोलते तो भी यूनिट देख के आपको पता चलना चाहिए कि एंगुलर ओमेगा है ये। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है आपको, 300 रेडियन पर सेकेंड, 300 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है ना, अब what is the RMS value of the conduction current, what is the RMS value of the conduction current, ये पता करना है। ठीक है, हाँ, सबसे पहला RMS value of the conduction current, यानी कि हमें सिंपल I चाहिए। अच्छा, गिवन क्या है पहले एक बार लिस्ट कर लो। यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, जिसमें रेडियस ऑफ द प्लेट इज हाउ मच बचा, 6 into 10⁻² कितना, -2। ठीक है, दूसरा ये मीटर्स में। अब दूसरा क्या दिया है हमें, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस हमें दिया है, यहां रहा 100 पिको फैराड, 100 पिको का वैल्यू 10⁻⁻12 है ना, 100 ये रहा 10⁻⁻12 पिको का, और ये फैराड का फैराड। नेक्स्ट क्या दिया हमें, ओमेगा दिया है। अच्छा, वोल्टेज भी दिया है, तो VRMS भी दिया है। VRMS जो है वो हमारे पास में दिया है 230 ना, 230 वोल्ट। और उसके बाद हमें ये भी दिया है ओमेगा, ओमेगा इज हाउ मच बचा, 300 रेडियन पर सेकेंड, 300 रेडियन पर सेकेंड। तो हम यहां इसको 300 रेडियन पर सेकेंड लिखते हैं। ठीक है, नाउ विल गो अहेड, व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द कंडक्शन करंट। RMS वैल्यू क्या है कंडक्शन करंट की, अरे हमें सिंपल सा कंडक्शन करंट पूछा है, IC, RMS ही निकलता है बाय डिफॉल्ट। हम अभी पीक की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो हम RMS वैल्यू हमें सबसे पहले फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है, नंबर 1 इज IRMS। ठीक है, चलो वो IC बोलो IRMS बोलो, कंडक्शन करंट एक ही बात है। इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट, सेकंड IC इज इक्वल टू ID। नेक्स्ट इज डिटरमाइन द एम्पलीट्यूड ऑफ B एट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस बिटवीन प्लेट्स। आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए B एट द 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सेस बिटवीन द प्लेट्स, यानी कि थर्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए एट 3 सेंटीमीटर। बताऊंगा कहां चाहिए, पहले पहला दो करते, थर्ड वाला मैं बोल रहा हूं ना आउट ऑफ सिलेबस है, बस सवाल में था तो उन्होंने रख दिया है कैसे तो पता नहीं, तो थर्ड वाला पूछना नहीं चाहिए बेटा। चलो पहला निकालता है। सबसे पहला RMS वैल्यू ऑफ द करंट, करंट जो होता है आपको उसको यूज कर निकालना है, बट ये आपको पता चलना चाहिए AC सर्किट्स वाले चैप्टर से, इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर से, कि V इज इक्वल टू IR होता है। जब V इज इक्वल टू IR होता है तब यहां रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर होता है। रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर क्या होता है, कम ऑन एवरीवन, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज व्हाट, इट इज रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर। सो V इक्वल टू IR है ना, रेजिस्टेंस की जगह यहां कैपेसिटर का रेजिस्टेंस आएगा विच विल बी XC, याद रहेगा, तो रिएक्टिव कैपेसिटेंस लिखा जाता है ना। रिएक्टिव कैपेसिटेंस कैसे निकाला जाता है, तो हम XC की वैल्यू निकाल सकते हैं, XC की वैल्यू
होती है 1/ओमेगा c या 1/2πfc, याद है। बट हमें ओमेगा सेपरेटली दिया है, सी भी सेपरेटली दिया है, जानबूझ के हमें ये दोनों डायरेक्टली दे दिए। यहाँ ओमेगा और सी डायरेक्टली इसीलिए दिए ताकि हम सीधा एक्सी निकाल पाए। दूसरा, आपको एक्सी को पता चल चुका, वी कौन सा, आरएमएस वाला, आई कौन सा, आरएमएस वाला, तो यहां एक्सी। अब आपको चाहिए क्या, वी आरएमएस दिया है, एक्सी ऐसे पता करोगे तो आई आरएमएस निकालना है, तो इसी को रीअरेंज करो, आई आरएमएस ये पता करो, which becomes VRMS upon XC। अब आप VRMS की जगह VRMS जो भी वैल्यू है उसकी रख दो। चलो एक काम करो, XC की वैल्यू रखो 1/ओमेगा c है, तो यहां सीधा VRMS मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा सी ऐसा हो जाएगा। मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं बनाऊंगा ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो एक्स है कि क्या है। तो अभी आपके लिए सारी वैल्यूज आ चुकी है। VRMS कितना दिया है, कम ऑन एवरीवन, VRMS इज 230 वोल्ट, आपको आना चाहिए अभी ये। ओमेगा कितना दिया है, ओमेगा इज 300, और यहाँ पे सी कैपेसिटेंस कितना दिया, देखो सी कैपेसिटेंस है कितना दिया है 100 इंटू 10⁻², ये 10⁻², ये 10⁻⁻² विच बिकम्स 10⁻⁻10। ठीक है, सिंपल कर दिया। 230 इंटू 3 कर दो, खत्म बात। अरे 230 इंटू 3 भी छोड़ो, 23 इंटू 3 कर दो, 23 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो भी आंसर आएगा, है ना। 3 और 3 9, 9 और 2 3 और 2 6, 69। ठीक है, तो प्लीज इसे याद रखिए, बाकी तो जीरोस ही यार। प्लीज यू विल बी एबल टू डू दिस कैलकुलेशन, हाँ कि ना। कम ऑन यार बच्चों, मैं बार बार आपको नहीं समझा सकता कि न्यूमेरिकल्स के नंबर्स के साथ खेलने आपको आना चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे पावर्स के साथ खेल के दिखा दिया ना आपको। अगर मैं एक्सी अलग से निकालता फिर उसकी वैल्यू डिवाइड करता, दैट वुड हैव बिकम मच डिफिकल्ट। अब मैंने एक्सी को यहाँ रखा, उसका फॉर्मूले को रख के उल्टा कर दिया, क्योंकि 1/ओमेगा c तो ऊपर गया तो सब मल्टीप्लीकेशन बचा। मल्टीप्लीकेशन इज वे मोर इजियर देन डिविजन, दैट इज वाई This is your practice that is going to tell you कि ये करना है। मैं आपको भी बता दूंगा, every time this will not happen बेटा। So please promise me one thing, every time you see the numerical, आपको concept समझे ना समझे, आप वहां पे नीचे कैलकुलेशन जरूर करेंगे। ठीक है, कंसेप्ट आप एक बार ये चैप्टर देख के समझ सकते हैं, ये लेक्चर वापस देख के समझ पाओगे कि क्या किया, कौन सा फॉर्मूला इसके क्यों किया है। लेकिन नंबर्स के साथ खेलना ना, वो आप एक दिन में नहीं सीख सकते, वो आपको प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। अदरवाइज एग्जाम के दिन यू विल गेट स्टक ओवर दिस पॉइंट एंड यू विल रिमेंबर मी कि सर जो बोल रहे थे वो सही बोल रहे थे। इसीलिए हमें बहुत ज्यादा ये कैलकुलेशंस पे, सर टीचर्स की कैलकुलेशन पे डायरेक्ट किसी ने करके दिया उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद ट्राई करना चाहिए था विद ईच एंड एवरी नंबर। समझ में आ गया, तो हमने ये निकाल के दे दिया। ठीक है, एक्सी आई आरएमएस तो निकल गया, सबसे पहला डन इज चीज इज डन, उसी को बोलते हैं कंडक्शन करंट। आईसी इज डेफिनेटली इक्वल टू आईडी, यार इसमें पूछने की बात थोड़ी ना है। तो ये पहले में ये सेकंड का आंसर क्या लिखेंगे, यस इट इज इक्वल, हमेशा इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ करंट। आईसी इज इक्वल टू आईडी ऐसा लिख देना खाली। बी एट 3 सेंटीमीटर, ये कंडक्शन प्लेट है, दोनों प्लेट्स, उनके बीच में कैसा एक्सेस बना दो। ये जो एक्सेस है उस एक्सेस पे सेंटर से आप 3 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से कितना 3 सेंटीमीटर, तो ये मैं डिस्टेंस ले लेता हूं आर, है ना। ये आर कैपिटल आर डिस्टेंस बोल दो, या सॉरी हाँ, ये जो डिस्टेंस है वो 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। ये जो 3 सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं हम, वो 3 सेंटीमीटर को आप अभी कैपिटल आर बोलो, स्मॉल आर बोलो, इट इज अप टू यू बेटा, आपकी इच्छा है। आपको ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दिस पॉइंट। अब है वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस, फॉर्मूला चाहिए मैं बता देता हूं। ठीक है, फॉर्मूला इसका मैं आपको बताया था, मैंने लिखाया भी है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, बी इज इक्वल टू, कम ऑन एवरीवन, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट। ठीक है, B इज इक्वल टू, अच्छा ये डिस्टेंस को स्मॉल आर बोलो पहले तो, B इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नॉट इंटू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई। B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट अपॉन 2 पाई, नीचे स्मॉल आर स्क्वायर, ऊपर कैपिटल, ऊपर स्मॉल आर, नीचे कैपिटल आर स्क्वायर। मैंने आपको यहां जो फॉर्मूला बताया ना उसमें D लिखा दिया था गलती से, तो उसको आप D जो है ना उसकी जगह पे स्मॉल आर लिखोगे। कहां गया ये फॉर्मूला, लिखा था ना हमने कहीं, तो ये स्मॉल आर लिखोगे इसकी जगह पे। स्मॉल आर इज दिस डिस्टेंस जो आपको क्वेश्चन में दिया है कि एक्सेस से कितने डिस्टेंस पर चाहिए आपको। ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन में एक्सेस से कितने डिस्टेंस पर चाहिए, तो 3 सेंटीमीटर पे। तो स्मॉल आर की वैल्यू 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा। कैपिटल आर की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻² हो जाएगा।
2 पाई आपको आता है, म्यू नॉट 4.2 × 10⁻⁷। आई नॉट आपको नहीं पता क्योंकि आपने IRMS निकाला है, वेयर हियर द वैल्यू विच विल बी यूज्ड इज पीक वैल्यू। आई नॉट निकालना पड़ेगा, तो आई नॉट इज इक्वल टू √2 टाइम्स IRMS। आपको पता होना चाहिए, ये हमने AC सर्किट में किया है, नहीं किया है आपको सिंपल सा फॉर्मूला बता दूं, RMS वैल्यू जो होती है वो आपको पीक वैल्यू को डिवाइड बाई √2 करने पे आती है। किसको डिवाइड बाई √2 करने पे आती है? RMS वैल्यू, पीक वैल्यू को डिवाइड बाई √2 करने आते हैं। तो IRMS बोल रहा हूं मैं, तो आई पीक लिखो यहां, या आई पीक को IO लिखते हैं। पिछले चैप्टर में हमने IM लिखा था और यहां डिवाइड बाई √2। तो VRMS आपको कोई पूछे तो VRMS विल बी इक्वल टू V नॉट अपॉन √2। सिंपल यही अप्लाई किया है। तो I नॉट इज √2 इन टाइम्स IRMS। अब IRMS की वैल्यू आपने यहाँ पे निकाल ली, जो भी इसका आंसर आएगा वो, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, I नॉट निकला, I नॉट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, सब पता है आपको। म्यू नॉट 4.2 × 10⁻⁷, I नॉट अभी इससे निकाला, R पता है, कैपिटल R पता है, 2 पाई पता है। सो यू विल बी एबल टू फाइंड द क्वेश्चन का आंसर। बट आई फील ये आउट ऑफ सिलेबस है, भले सब करा रहे हैं लेकिन ये पूछा नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसकी डेरिवेशन फॉर्मूला कहीं एनसीईआरटी के सिलेबस वाले पार्ट में नहीं दिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन हैव अ लुक। आई हैव सम वाटर। ठीक है, विल गो अहेड। अब इजी क्वेश्चन है, व्हाट फिजिकल क्वांटिटी इज सेम फॉर एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ 10⁻⁻10 मीटर। रेड लाइट ऑफ एक्स-रे भी है, रेड कलर भी है यानी विजिबल रे भी है, रेड लाइट भी है और रेडियो वेव्स भी है, यानी कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली वेव्स हैं। तो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी क्योंकि एक्सरे, रेड लाइट और रेडियो वेव्स फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, वेवलेंथ बढ़ती जाती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम सेम रहती है। याद रखिएगा, C इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा। वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम रहती है, बट अगर वाटर के अंदर सबकी स्पीड अलग होगी, एयर के अंदर सबकी स्पीड सेम है, वैक्यूम में सबकी स्पीड सेम है, लेकिन अलग मीडियम में जाने के बाद सबकी स्पीड अलग अलग हो जाती है, इसीलिए डिस्पर्जन होता है, 7 कलर बनते हैं व्हाइट कलर से। तो वो बात है, आपको सिर्फ वैक्यूम के लिए सारी चीजें सेम रहती है, ऐसा बोल देना, वैक्यूम के लिए C रिमेन सेम ऑल द टाइम। ठीक है, ऐसा स्पेसिफिकली लिख लेना, फिर वो कोई भी फ्रीक्वेंसी हो। इसलिए यहाँ देखो बार बार वैक्यूम वैक्यूम लिखा है, टीचर को रीड करने आना चाहिए। समझ में आ गया? अब अगला सवाल है 8.4 फोर्थ क्वेश्चन, अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल्स इन वैक्यूम अलोंग z डायरेक्शन। आपकी वेव जो है वो z डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, वेव ऐसे जा रही है, तो जहां वेव जाती है उसके परपेंडिकुलर x एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर y एक्सिस। अब आपको मैंने बताया था x और y हम कैसे बनाते हैं, z के अलोंग थंब रख दो, ऐसे घुमा, ऐसे x और y घूमना चाहिए। अब आपको यहाँ पे x और y जो मैंने बना के दे दिया, उस x और y में आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बनानी है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनानी है। तो आप हमेशा याद रखो, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बना ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही बना लोगे, एक मिनट, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना है सबसे पहले। एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड बना लोगे, फिर आप मैग्नेटिक फील्ड बनाना। मैग्नेटिक फील्ड ये प्लेन में होगी, YZ प्लेन में, इलेक्ट्रिक फील्ड XZ प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड YZ प्लेन में होगी। तो ऐसी ठीक है, ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका कंपोनेंट यहां है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में बोल सकता हूं। और ये नीचे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है, वर्टिकली ऊपर नीचे, और उससे ये बनी मैग्नेटिक फील्ड बेटा, जो इस y एक्सिस से पैरेलल बनी है। ठीक है, तो ये आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बोला है, अन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, व्हाट कैन यू से अबाउट डायरेक्शन ऑफ इट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर होता है, मैग्नेटिक फील्ड से भी परपेंडिकुलर होता है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन यानी मूव करना। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज परपेंडिकुलर टू E बार क्रॉस B बार,
एक्चुअली ई बार क्रॉस बी बार से आंसर लाया जाता है। जी हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा, थंब जहां जाएगा वहां वो फील्ड जाएगी, इसीलिए इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन का डायरेक्शन ऐसा होगा। सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, टोटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोशन ऐसा होने वाला है, जेड के अलोंग। समझ में आ गया? ई बार क्रॉस बी बार से आप आंसर लाते हो, वो हमें बोल देना है। दूसरा हमें क्या बोला है? ठीक है, ये तो हमने बोल दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज 30 मेगाहर्ट्ज, व्हाट इज वेवलेंथ? क्या तुम भी कुछ भी पूछते हो यार, फ्रीक्वेंसी दिया, वेवलेंथ निकालना है आपको। c इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को न्यू लिखा है मैंने और वेवलेंथ को लैम्बडा लिखा है, आप f भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फ्रीक्वेंसी दिया है, वेवलेंथ निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी नीचे ले ले, c बाय फ्रीक्वेंसी बिकम्स 1 अपॉन c बाय फ्रीक्वेंसी बिकम्स लैम्बडा, राइट। c की वैल्यू कितनी है पता? c की वैल्यू तू बता रे छोटे, बता। 3 इंटू 10⁸ अपॉन यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी दी है? 30 मेगा, तो 30 मेगा, मेगा यानी 10⁶। मिलियन बोलते कोई इसको मेगा बोलते, मैं मेगा बोलता हूँ 10⁶। समझा कि नहीं छोटे भाई? ने बोला ना, तो यहाँ 0, ये 3 और 3 गया और नीचे 10 बचा, 10 यानी 10⁻1, 10⁻1 और 10⁶, 10⁻7, 10⁻7 ऊपर आएगा 10⁻−7, 10⁻7 और 8 कैंसिल होके 10⁻1 बन गया। समझ में आ गया कि नहीं छोटे? ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ इज मेजर्ड इन मीटर बाय डिफॉल्ट, ऐसा यूनिट है मीटर, 10⁻1 मीटर। तुम फिर बोलोगे सर सही हैंडराइटिंग से नहीं लिखते हैं बच्चे, ये भी कंप्लेंट करते हैं यार। ओके, एनीवेज, क्या आपको समझा कि नहीं? बहुत आसान सा लॉलीपॉप क्वेश्चन था, इससे इजी क्या ही दे सकते हैं यार फिजिक्स में, तुम समझो यार, इससे आसान कुछ नहीं है। आसान है, बोलो। चलो, A radio can tune into any station between this and this। कोई रेडियो है, आपको अगर एसी सर्किट्स वाला चैप्टर याद है ना, तो मैंने बताया था कि हर पावर, कोई भी कंपनी को अगर रेडियो खोलना है, या कोई भी कंपनी को सिम कार्ड बेचना है, या कोई भी कंपनी को टीवी चलाना है, टीवी का चैनल खरीदना है, गवर्नमेंट से उसको एक फ्रीक्वेंसी का बैंड लेना पड़ता है, फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ती है, उसी फ्रीक्वेंसी पे वो सब ब्रॉडकास्ट कर सकता है। तो हमारा रेडियो इस फ्रीक्वेंसी से इस फ्रीक्वेंसी के बीच में सारी एक्सेप्ट करता है फ्रीक्वेंसीज। तो पहली फ्रीक्वेंसी ये हो गई न्यू वन, विच इज 7.5 मेगा, मेगा 10⁶, दिख के आना चाहिए, m की जगह 10⁶ लिखना है। और ये हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी 2, न्यू 2 क्या है? 12 इंटू 10⁶ हर्ट्ज, ठीक है, 12 मेगा, 12 इंटू 10⁶। व्हाट इज दिस करस्पॉन्डिंग? मैं नहीं करेगा। क्या सवाल है यार, मेरे को नहीं करने का ऐसा सवाल। आपको पता है लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, तो लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू, अभी हमने फॉर्मूला यूज किया, लैम्बडा 1 सी अपॉन न्यू 1। सी तो सेम रहता है फॉर ऑल द वेव्स, हमने इसके पहले के पहले सवाल में यही तो पढ़ा, सी सेम रहता है सबके लिए वैक्यूम में। तो यहां लैम्बडा 2, तो लैम्बडा 2 विल बी इक्वल टू सी अपॉन न्यू 2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कम ऑन एवरीवन। नाउ आप यहां लैम्बडा 1 की वैल्यू निकालोगे 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू 1 विच इज 7.5 इंटू 10⁶। 7.5 को ना आप 7.5 का डबल कर दो पहले। तो 7.5 का डबल कितना होता है आपको पता है? 7.5 का डबल 7.5 है, तो 16, 15 यहाँ पे 15 लिख दो, 15, 3 और 15 कैंसिल भी होता है ना? तो 7.5 को लिखो 15/2, 2 ऊपर जाएगा और 3 और 15 कैंसिल होके आपको आंसर भी एक इजी नंबर दे देगा। तो मेरे हिसाब से ऐसा कैलकुलेशन करना चाहिए। अब ये मुझे कैसे क्लिक हुआ? ऐसे ही प्रैक्टिस से, आपको भी ये प्रैक्टिस से क्लिक होगा, अदरवाइज आप यहाँ स्टक हो जाओगे। 3/7.5 कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप चाहो तो 3 लिखो, नीचे 7.5 को लिखो 15/2, 15/2 इज 7.5, राइट? और 3 और 15 कैंसिल हो गया, कितना हो गया नीचे? 3 और 15 कैंसिल हो गया, नीचे हो गया 3 5, हाँ, तो नीचे 5 आ गया। तो अब आपको नीचे 5, तो 2/5, ये अच्छा रेशियो है 3/7.5 से। और ये 10⁶ ऊपर जाएगा, 10⁸8 - 6 गिव्स यू 2। तो ये आपका लैम्बडा 1 का वैल्यू आएगा। इसी तरह से लैम्बडा 2, अरे यार तुम कर लोगे ना यार, सी की जगह 3 इंटू 10⁻8, लैम्बडा 2 की जगह लैम्बडा 2, तो आप यहाँ पे रख दो वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 अपॉन लैम्बडा 2 इज 12 इंटू 10⁶ एंड डन। कैलकुलेशंस करना है, 3 और 12 तो कैलकुलेट भी होते हैं 1/4। कम ऑन छोटे, समझा कि नहीं? क्या रे छोटे? चलो देख ले, आंखों में आंखें डाल, देख ले।
8.6 क्वेश्चन नंबर 8.6 अ चार्ज पार्टिकल ऑसिलेट, हाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनती है ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल से। अबाउट इट्स मीन पोजीशन फ्रीक्वेंसी ऑफ, फ्रीक्वेंसी दे दी है, बोला है 10⁹ मेगा हर्ट्ज है छोटे, यानी कि यहां 10⁹ इंटू मेगा, मेगा इज 10⁶ हर्ट्ज, which 6 और 9 कर दो यार, कर दो अभी कर दे, 10⁻15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द ऑसिलेटर? पता नहीं, कुछ भी पूछते हैं यार ये। आप एनसीईआरटी क्या हो गया तेरे को? ये मेरा सवाल है एनसीईआरटी साहब, सभी लोग ये सवाल पहुंचा देना उसे। एनसीईआरटी को शायद बुखार आ गया था, पता नहीं। देखो भाई ये बहुत थियोरेटिकल क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल का ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, frequency of oscillating charge particle, frequency of electric field vector, frequency of magnetic field vector which is b bar। अरे भाई रब हो जा, चाहता क्यों नहीं? फ्रीक्वेंसी ऑफ बी बार, ये सब सेम होता है यार। दिस इज द थ्योरी पार्ट विच वी हैव स्टडीड। इजी, कितना इजीली एक 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 सवाल आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मजा आ रहा है। वीडियो क्या बोलता है, वीडियो है कि नहीं वीडियो? चलो 8.7, an amplitude of magnetic field part of a harmonic electromagnetic wave, B नॉट दिया है, B नॉट इज 510 नैनो टेस्ला। ओहो अब कुछ मजा आ रहा है ना भाई। n की जगह 10⁻⁻9, नैनो इज 10⁻⁻9, टेस्ला का टेस्ला। ओके कूल। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पार्ट? वापस आसान सवाल। आपको स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड का पीक वैल्यू। आपको अभी बी नॉट दिया है, आप देख लो सवाल में। सी पता है, ई नॉट पता करना है, बी नॉट दिया हुआ है। आपको यहां पे क्या क्या सब्स्टिट्यूट करने आना चाहिए? बी नॉट यहां से उठा के डाल दो और सी की वैल्यू 3 × 10⁸ डाल दो। लेकिन इस फॉर्मूला को रीअरेंज कर दे रहे पहले भाई, रीअरेंज कर देगा तो दिस विल बिकम इजी। तो ई नॉट बिकम्स इक्वल टू सी बी नॉट, वेयर सी इज 3 × 10⁸8, सी इज 3 × 10⁸8, and where B naught is given over here, B naught is 510 × 10⁻⁻9, just multiplied। 51 × 3 कर देना छोटे, नहीं आता 50 × 3 कर 150, फिर एक 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 3 बार ऐड कर दे 153। क्या ये सब भी मुझे बताना पड़ रहा है? शर्म आ रही है मेरे को अभी। चलो I know you'll be able to do it। Now let's go for the next question। अब हुआ ना मजा आने वाला सवाल। 8.8, सपोज दैट, सपोज, आई डोंट वांट टू सपोज इट, तो मत करो। चलो सॉरी गंदा जोक था। सपोज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू अभी हमें दी है, कितनी दी है? 120 नैनो, 120 न्यूटन, नैनो नहीं है वो छोटा है, यहाँ पे 120 न्यूटन पर कूलम, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज 50 मेगा, मेगा यानी 10⁶ हर्ट्ज। ठीक है ठीक है ठीक है। क्या क्या पूछा है? डिटरमाइन, डिटरमाइन क्या होता है? डिटरमाइन बी नॉट, गिवन, फाइंड, कम ऑन एवरीवन। तो बी नॉट इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा इक्वल टू व्हाट? के इक्वल टू व्हाट? लैम्बडा इक्वल टू व्हाट? ये सारी चीजें निकालनी है, एक के बाद एक धड़ाधड़ निकाल लेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। फाइंड एक्सप्रेशन फॉर ई एंड बी। ई और बी ये दोनों का एक्सप्रेशन, सिर्फ ई लिखा है सिर्फ बी लिखा है तो बाय डिफॉल्ट आरएमएस बोला जाता है, बट हमें यहां पता है कि उसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक है चलो लेट्स डू वन बाय वन। सबसे पहला बी नॉट चाहिए, तो पहला पार्ट हम करेंगे, ये फर्स्ट लिख लेता हूं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये फिफ्थ। ठीक है चलो जो भी है नंबरिंग कर लेना। बी नॉट, अरे हमें C इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट पता है, हमें ई नॉट दिया हुआ है,
और ई नॉट पता है, सी पता है, बी नॉट मिल जाएगा, तो बी नॉट विल बी इक्वल टू ई नॉट अपॉन सी हो गया। व्हाट इज ई नॉट? ई नॉट कितना है? ई नॉट इज 120 और ये 120 डिवाइडेड बाय सी, सी इज 3 इंटू 10⁸8। अब देखो 120 का एक जीरो, अच्छा छोड़ रहे, 12 और 3 कैंसिल होता है, 4 हो जाता है, तो बी नॉट की वैल्यू बहुत आसान है, ये 3 और ये 12, तो 40 ऊपर हो गया, 10⁸8 ऊपर जाएगा, 10⁻⁻8 हो जाएगा वो, ठीक है, 40 इंटू 10⁻⁻8। ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड विच मेजर्स इन टेस्ला। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो न्यूटन पर कूलम में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ठीक है। पहला पार्ट डन, यूं डन, एक फॉर्मूला यूं डन, चुटकी बजा के, ओमेगा। अरे फ्रीक्वेंसी दे दिए तेरे को छोटे, फ्रीक्वेंसी, तो सेकंड में ओमेगा पूछा, ओमेगा इज 2 पाई फ्रीक्वेंसी, न्यू न्यू एफ लिखो, न्यू लिखो, एक ही बात है यार। 2 इंटू 3.14 इंटू न्यू, न्यू कितना दिया है? 50 मेगाहर्ट्ज, 50 इंटू 10⁻6, सिंप्लीफाई करो, 50 इंटू 2, हाँ बोल छोटे बोल, 50 इंटू 2, इधर से आप इसको करोगे फिर इसको करोगे, दैट इज गोइंग टू मेक योर लाइफ डिफिकल्ट। ये आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको पता चलेगा कि यहाँ 100 हो जाता है और 3.14 का 3.14 होता है, तो 3.14 का 3.14, 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 10⁻6, 100 मतलब 10⁻2, 10⁻6 और 10⁻2 गिव्स यू 10⁻8। ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकंड। ये प्रैक्टिस के साथ, इन नंबर्स के साथ खेलने आता है बेटा, दैट इज व्हाई आई इंसिस्ट यू की प्रैक्टिस करो। मैं आपको अगले चैप्टर से नहीं कराऊंगा यार, प्लीज, ठीक है। चलो थर्ड, के निकालना है, के इज इक्वल टू ओमेगा बाई सी, मैंने फॉर्मूला लिखाया है फॉर्मूला लिस्ट में, ओमेगा इज 3.14 इंटू 10⁻8, सी इज हाउ मच बेटा? 3 इंटू 10⁻8, 3.14 डिवाइडेड बाय 3 करना है, सिंपल सा कैलकुलेशन होगा, 10⁻10⁻8 कैंसिल, के की वैल्यू आंसर आ जाएगा सिंपली 0, डिनोमिनेटर छोटा है न्यूमरेटर बड़ा है, तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो आपका आंसर समथिंग आएगा 1.1 समथिंग आना चाहिए, मुझे लगता है 1.00 समथिंग आएगा, तो वो आप कर लेना, इसमें कुछ ज्यादा बात तो है नहीं। फोर्थ, के का कोई यूनिट नहीं होता, के का यूनिट होता है क्या? नहीं 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 नहीं, 2 पाई बाय लैम्बडा, हाँ 1/मीटर होता है, मीटर पर सेकेंड, और ओमेगा इज पर सेकेंड, ओमेगा इज, हाँ तो होगा 1/मीटर होगा, ठीक है, उसका यूनिट 1/मीटर, ठीक है। चलो आप खुद लिख लेना, वो लैम्बडा, लैम्बडा निकालना है, लैम्बडा, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, हमें पता है ये, या आपको ये नहीं पता करना है तो दूसरा तरीका ये है, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाई ओमेगा, सी बाई फ्रीक्वेंसी विच इज न्यू, तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, सी की वैल्यू न्यू की वैल्यू, तो लैम्बडा की वैल्यू मिल जाएगी, समझ में आ गया। सी इज गिवन 3 इंटू 10⁻8, सी वी नो ऑलरेडी, फ्रीक्वेंसी इज गिवन 50, तो 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 50, समझ में आ गया। चलो सब्स्टिट्यूट भी मैं ही करके बताऊं, तुम यार मेरे को बहुत परेशान कर रहे हो। 3 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज दिस 50 मेगाहर्ट्ज, 50 इंटू 10⁻6। अब आप देखो 50 से ना कैलकुलेशन मुश्किल हो जाता है, वैसे तो आप कर ही सकते हो, लेकिन 50 को लिख देना 50 इंटू 50 को लिख देना 100/2, 50 को लिखो 100/2, 100/2 भी तो 50 होता है, तो यहाँ 100 लिख लिया, डिवाइड बाई 2 जो जाता है वो ऊपर चला जाता है। नाउ दिस मेक्स 10⁻8, ऊपर न्यूमरेटर में, नीचे 10⁻6, तो 10⁻6, 10⁻6 और 2 तो 10⁻8 हो गया डिनोमिनेटर में, अरे 10⁻2, 10⁻6, 10⁻8, ऊपर 10⁻8 कैंसिल हो गए दोनों, 3 इंटू 6, 6 आंसर है, 6 मीटर्स। सिंपल कैलकुलेशन हो गया। देखो ये सब आपको प्रैक्टिस के साथ आएगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन एक्चुअली होती है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स, सॉरी के कौन से एक्सिस के अबाउट मूव कराना है आपको, यहाँ लिखा है कहीं, नहीं लिखा है तो जेड एक्सिस के अलोंग ही मूव कराओ, जैसा आपकी बुक में कराया है, के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब आप मुझे यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके बताओ, E इज इक्वल टू ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू कितनी है, पता करो पता करो पता करो पता करो, ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, हाँ 120, तो 120 साइन का साइन, यहाँ के की वैल्यू हमने पता की 3.14 डिवाइडेड बाय ये, तो के की वैल्यू जो भी है यहाँ प्लीज रख दीजिएगा, और जेड तो एज इट इज, जेड एक्सिस वैल्यू बता रहा है, कौन सी जेड एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे है, माइनस ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू हमें दी हुई है, ओमेगा 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 यहाँ है, देखो निकाली हमने, तो 3.14 इंटू 10⁻8, आप ओमेगा की भी वैल्यू यहाँ रखिए 3.14 इंटू 10⁻8, और ये टी की वैल्यू टी एज इट इज रखिए, ये दोनों नंबर्स होंगे, ठीक है, और आपकी इक्वेशन बन गई। अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने बताया था जेड एक्सिस के अलोंग अगर हमारा प्रोपोगेशन होता है तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में आई कैप लिखना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बना के, आई कैप एक्स एक्सिस के अलोंग है, उसका मीनिंग है,
बी मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन क्या होता है, बी नॉट साइन ओमेगा के जेड माइनस ओमेगा टी, के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है, के जेड माइनस ओमेगा टी, बी इज इक्वल टू बी नॉट, व्हाट इज बी नॉट, वी हैव फाउंड इट 14 टू 10 रेस टू माइनस 8, 14 टू 10 रेस टू माइनस 8, जो भी है सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, के की वैल्यू निकालो यहां रख दो, जेड एज इट इज माइनस ओमेगा की जो वैल्यू हमने निकाली है वो यहां रख देना, और इंटू टी, नंबर जैसा भी दिखे आपको टेंशन लेना है, दिस इज द इक्वेशन। अब मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो वाई एक्सिस के अलोंग होती है ऐसी, तो वाई एक्सिस के अलोंग, इसलिए बी बार लिख दो, यहाँ जे कैप लिख दो, जे कैप और बी बार, समझ में आ गया। सो दिस आर द टू इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो दिस इज हाउ द गुड क्वेश्चन लुक्स लाइक आउट ऑफ दिस चैप्टर। सो मेनी थिंग्स टू फाइंड बट इजी क्वेश्चन, देख लो, ठीक है। हियर इज द सॉल्यूशन, यू कैन हैव अ लुक। देख लो यहां पे भी, यहां उन्होंने क्या बताया पता है, एक्स एक्सिस के अलोंग हमने ऐसा प्रोपोगेशन ले लिया, तो वाई एक्सिस के अलोंग आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और जेड एक्सिस के अलोंग वाई बाई जेड हो गया ना, तो एक्स आ रहा है ना, ऐसा दो वेक्टर को, दो डायरेक्शंस को ऐसा करो तो थर्ड डायरेक्शन आना चाहिए, तो ये करेक्ट डिनोमिनेशन आपने किया, एक्स वाई जेड सही लिखा है। अगर आप यहाँ जेड लिखते, यहाँ एक्स लिखते, यहाँ जेड लिखते, यहाँ वाई लिखते, तो रॉन्ग होता, एक्स वाई जेड ऐसे सही आना चाहिए, वाई जेड ऐसा अल्फाबेटिकल ऑर्डर, और ऐसा कर्व सही तरीके से बनना चाहिए। आप यहाँ जेड बन रहा तो एक्स वाई देखो अल्फाबेटिकली सही बन रहा था, तो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाई है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनाई है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग आई कैप, है ना, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग वाई एक्सिस तो जे कैप, और मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग जेड एक्सिस तो के कैप। आपको चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ये उस तरीके से बताया, किया वही है, मैंने आई और जे अलग अलग लिखा है, मैंने यहाँ आई लिखा, यहाँ जे लिखा है, उन्होंने यहाँ जे लिखा है, यहाँ के लिखा है, बाकी कुछ नहीं है। इनके वेव में ऐसा बन रहा है, मेरे वेव में यहाँ पे, मेरे वेव्स, मैंने यहाँ जो वेव्स बनाए, यहाँ एक्स, यहाँ जो जेड एक्सिस है उसके अलोंग तुम्हारा प्रोपोगेशन हो रहा है, और ये एक्स और वाई के अलोंग, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप के अलोंग है और मैग्नेटिक फील्ड जे कैप के अलोंग है, ऐसा बताया। बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही दिया, इसलिए, ठीक है। 8.9 question number 8.9. Here we go for the question. The terminology of different parts of electromagnetic spectrum is given in the text. आपको ये क्वेश्चन ना ऐसे नहीं आएगा, ये क्वेश्चन में ये सारी वैल्यूज आपको टेक्स्ट बुक के एक टेबल से उठानी है। वो चार्ट कौन सा है आपको बता दूं, ये चार्ट में से आपको उठानी है। क्या खूबसूरती से हमने पूरा फॉर्मूला लिस्ट बनाया था, इसमें से बना लो, या फिर इसमें से ये जो वैल्यूज है ना, हर किसी की गामा का वैल्यू, एक्स का वैल्यू, विजिबल का, ऐसा वैल्यूज उठा के आपको बनाना है। अब वो टेबल जानबूझ के पता नहीं दिया क्यों नहीं है टेक्स्ट बुक में, पता नहीं मुझे, ठीक है, बट आप उसके बिना वो क्वेश्चन को सही तरीके से नहीं कर पाओगे। हाँ, अब यहाँ क्या बोला है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है। हमें देखो फॉर्मूला आगे जो बनने वाला है, हम ये फॉर्मूला बहुत आगे जाके पढ़ने वाले, विच इज इन ड्यूल नेचर। E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होती है, तो जूल सेकेंड आई थिंक, हाँ, तो वो एच की वैल्यू है, हम उसको यहाँ पे याद रख के लिख सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एनर्जी ऑफ क्वांटम, ऑब्टेन फोटोन एनर्जी ऑफ यूनिट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर चाहिए। बाय डिफॉल्ट एनर्जी जो होती है वो जूल्स में होती है, किस में होती है, जूल में, तो ये एनर्जी जो आप निकालोगे इसका आंसर जो आएगा दैट विल बी इन जूल। लेकिन हमें अगर उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, इसका यूनिट, एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, तो यहाँ एच न्यू डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करना पड़ेगा। जो भी आंसर है जूल में, उसको डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 करो, यूनिट विल बिकम इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो हम यहाँ एच और न्यू, एच की वैल्यू और न्यू की वैल्यू, अच्छा यहाँ न्यू नहीं, हमें अलग अलग वेवलेंथ के लिए एच न्यू निकालना है, तो हम थोड़ा इस फॉर्मूले को और अच्छा बनाएंगे। E इज इक्वल टू एच का एच, न्यू इज फ्रीक्वेंसी विच इज C बाय लैम्बडा, और ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको H की वैल्यू विच इज 6.6 इंटू 10⁻34, C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻9, इनको सॉल्व करके आप एक अलग नंबर निकाल लो। वो जो आपका नंबर आएगा ना, दैट वैल्यू डिवाइड बाय लैम्बडा करते जाओ, आंसर विल डायरेक्टली बी देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 10⁻³ सब्स्टिट्यूट करोगे इसके नीचे,
लैम्बडा की जगह, तो ये आंसर आ जाएगा। 1 सब्स्टिट्यूट करोगे इसके नीचे तो आपका आंसर ये आएगा। लैम्बडा की जगह ये सब 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, लैम्बडा की जगह 10⁻³ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपका आंसर ये आएगा। यानी कि अच्छा, इससे हमें ये भी समझना है ये आपका आंसर क्या है। 12.2 हैंग हो गया भाई। हाँ, तो ये इसका जो hc/1.6 इंटू 10⁻19 है ना, उसका आंसर ये है 12.375/10 इंटू 10⁻7 10⁻⁻7। नीचे है लैम्बडा और ये आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बस हमने ये hc और लैम्बडा को hc डिवाइडेड बाय 1.6 को hc डिवाइडेड बाय 1.6 10⁻19 को सॉल्व करके ऊपर का ला दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो नंबर है उसको डिवाइड बाय लैम्बडा करना है। लैम्बडा की जगह आप 10⁻³ डालिए, आपका आंसर ये आएगा। ऑब्वियसली 10⁻³ डालोगे तो आंसर बन जाएगा ये। देन यहाँ पे आप 1 डालोगे डिनोमिनेटर में तो आपका आंसर ये आएगा। देन आप यहाँ पे ये डालोगे तो आपका आंसर ये आएगा। जो भी आप लैम्बडा की वैल्यूज है डालते जाइए और अपने आप आपका आंसर ये बनता जाएगा। नंबर सेम रखने, पावर चेंज होते जा रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू विल गेट द करेक्ट आंसर्स बच्चा। आई होप आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। देख लो वही किया है। यहाँ पे देखो होल hc बाय लैम्बडा की वैल्यू निकाल ली, hc बाय 1.6 की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ हमने निकाली डिवाइड बाय लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू डालते जाओ। ये टेबल आपकी बुक में दिया नहीं है, सिर्फ ऊपर वाला देना होता है, नीचे वाला निकाल सकते हैं। ऊपर वाला तो देना चाहिए, एग्जाम क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया, ये भूल गए शायद, तो ये दिया होगा, ये निकालना होगा, सिर्फ कन्वर्ट करना है। अरे ये लैम्बडा की वैल्यू डाल देनी, इन शॉर्ट। समझ में आ गया? Now we'll go for the next question, 8.10, which is 10th question. A plane electromagnetic wave which the electric field oscillates sinusoidally with the frequency. Frequency हमें दे दी है, कितनी दी है? 2 into 10⁻10 hertz. सीधा frequency दी है। And the amplitude is, amplitude किसका amplitude है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड है, और यूनिट वोल्ट अपॉन मीटर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड E0 बोला है, इसका मतलब है ना। E0 की वैल्यू है 48 ही दिया है सर, 48 वोल्ट पर मीटर। और हमें क्या बोला है? व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। हाँ, बहुत चिंदी पूछ लिया तुम तो। ए क्या है? ए वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू c बाई न्यू। c बाई न्यू मुझे बता, c की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ अपॉन न्यू। न्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻10। 3 और 2 1.5, 1.5 इंटू 10⁻10 ऊपर जाएगा, -10 10⁻8 -10 gives you -2, 1.5 इंटू 10⁻2। सिंपल आंसर इन मीटर्स। पहला पार्ट हो गया, डन, ए हो गया। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड चाहिए, B0। E0 दिया है ना, तो B0 भी मिल जाएगा। C इज इक्वल टू E0 अपॉन B0 होता है, याद कर। तो B0 इज इक्वल टू क्या हो गया? E0 अपॉन C हो गया। B0 इधर लेके C नीचे लेके गए। E0 की वैल्यू कितनी? कम ऑन एवरीवन, E0 की वैल्यू कितनी? E0 की वैल्यू हमें दी हुई है 48 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸8। अरे 48 डिवाइडेड बाय 3 तो आता है कि नहीं आता है? बस उतना कर लो, है ना। 16 होता है ना। हाँ, तो 16 इंटू 10⁻⁻8 ऊपर जाएगा, तो हाँ चलो। ये यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला। सी पार्ट हम निकालना चाह रहे हैं अभी। सी क्या दिया है? शो दैट द, अरे यार डेरिवेशन, शो दैट, डेरिवेशन है। एवरेज डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन एवरेज एनर्जी ऑफ द, एवरेज एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आपको क्या करना है बच्चा? डेरिवेशन करना है। डेरिवेशन कैसे करोगे? उसके लिए आपको सिंपल 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ एक स्लाइड लेके करा देता हूं, देखो ध्यान से सुनना अभी। एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है? हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। ये आपको पता है, ठीक है, ये आपको पता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, ये E² सही लिख लेता हूं, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या? आरएमएस के पीक। बाय डिफॉल्ट मैंने बोला था कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आरएमएस रहेगी, ठीक है। आपको मैंने बोला है कि आपको आरएमएस वैल्यू को पहले पीक वैल्यू बनाना पड़ेगा। तो आरएमएस वैल्यू को सबसे पहले पीक वैल्यू बनाइए। आरएमएस को आप पीक कैसे बना सकते हैं बताइए? ई आर एम एस
इज इक्वल टू, कम ऑन एवरीवन, क्या होगा यहां पे आएगा ई पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे हम यहां पे, तो आएगा हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस का स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर, है ना। मैं ब्रैकेट के साथ ही लिखता हूं तो थोड़ा सही भी दिखेगा, ई नॉट अपॉन √2 का स्क्वायर। तो ये आपका एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर अपॉन √2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 4, तो एनर्जी डेंसिटी इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर। इतना समझा, ये पहला स्टेप आपको समझा मैंने, ये क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, पहली चीज जो आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, ई नॉट और बी नॉट का रिलेशन, सी इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट होता है। तो यहां बी नॉट जाने दो, तो ई नॉट विल बी इक्वल टू सी बी नॉट। समझ में आ गया, ई नॉट की जगह क्या डालेंगे, सी बी नॉट, सब्स्टिट्यूट। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या करेंगे बच्चा, बताओ ना, तुम बताओ यार, मैं क्यों करा रहा हूं, तुम कराओ, कम ऑन एवरीवन। यू ई 1/4 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की जगह क्या आएगा, सी बी नॉट उसका स्क्वायर। एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर। ओके, cool down, come on everyone. Now let's find out another thing which is, yes, हमें आपके इस फॉर्मूले के बाद में 1/4 एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, इसके बाद एक फॉर्मूला, छोटा सा एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, जहां से हम एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नॉट को कैसे ना कैसे करके हटा पाए। क्यों एप्सिलॉन नॉट को हटाना क्यों है, आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 1/μ0 विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, है ना। तो हम विच इज इक्वल टू 1/2μ0 बी नॉट स्क्वायर, ये होता है एनर्जी डेंसिटी। बी नॉट नहीं, बी आर एम एस स्क्वायर, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। और मुझे क्वेश्चन में शो दैट क्या बोला है, शो दैट पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी को शो दैट करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको सॉल्व करते जा रहा हूं। अब आप स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला पता करिए, नहीं किसका फॉर्मूला आपको यहां पे डालना है, हाँ, स्पीड ऑफ लाइट का फॉर्मूला 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट, पता है ना, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड, सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0 इंटू एप्सिलॉन नॉट हो गया। आपको अभी यहां पर सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, टेक एप्सिलॉन नॉट दिस साइड, तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा, सी स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट विच बिकम्स 1/μ0। तो ये आपको फॉर्मूला बनाया मैंने, विच यू विल सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, epsilon naught c square 1/μ0. Yes, very nice guys, very nice. So we are UE 1/4 1/μ0, इसकी जगह 1/μ0, ये b नॉट का स्क्वायर। Yes guys, we are very close to this. b यहाँ पे μ0 आ चुका है, एप्सिलॉन नॉट निकल चुका है, सारी मैग्नेटिक फील्ड की टर्म्स है। नाउ इट इज जस्ट रीअरेंजमेंट, तो हमें इसको सिर्फ सही तरीके से ठीक करना है इसको। UE एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 को लिखो 1/2, μ0 डिनोमिनेटर में इसको यही μ0 लिखो, यहां 1/4 का 2 बाकी है, 2 ही लिखाइए, 2 इंटू 2 4, तो यहां एक 2 आएगा, 2 को √2 इंटू √2 लिख दो। अरे √2 का स्क्वायर लिख देना, इससे अच्छा √2 इंटू √2 लिखने की जगह √2 का स्क्वायर। 4 को लिखा 2 इंटू 2, 2 को लिखा √2 का स्क्वायर, और ऊपर मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट का स्क्वायर। 1/4 2 इंटू √2 का स्क्वायर 1/4 μ0 बी नॉट स्क्वायर। अरे यार ये स्क्वायर कॉमन ले लूं क्या छोटे, तो स्क्वायर जब आप कॉमन ले लोगे तो देखो क्या बन गया, b0/√2। अरे यार ये भी बताऊं क्या, b RMS इज इक्वल टू b0
अपॉन रूट टू, बी नॉट अपॉन रूट टू इज बी आर एम एस, तो ये बी नॉट अपॉन रूट टू इज बी आर एम एस, सो दैट इज वाई हाफ म्यू नॉट, इससे नहीं लिखूंगा, व्हाइट कलर से लिखूंगा क्योंकि लास्ट स्टेटमेंट है ये। देखो ये क्या बन गया, हाफ म्यू नॉट बी नॉट अपॉन रूट टू, बी नॉट अपॉन रूट टू, सब्स्टिट्यूट इट, तो यू विल गेट बी आर एम एस का स्क्वायर, और ये है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और यही है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स सब्स्टिट्यूट इट, सो दिस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हेंस प्रूव्ड UE is equal to UB, hence proved, guys. This is the derivation which you'll do. I hope आपको समझाओ, ठीक है। You can have a look, solution part यहां है पूरा, देख सकते हैं आप। So this was all about this beautiful, lovely, easy chapter of physics, electromagnetic waves. I hope आपको क्लास अच्छा लगा, कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अपने सारे फ्रेंड्स को ये क्लासेस को शेयर करें, ताकि दुनिया में जितने भी लोग हैं जो ये भाषा को समझ सकते हैं वो ये क्लासेस को देखें, वो पढ़ने में रुचि ले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि आपको फ्री क्वालिटी एजुकेशन है ना, उसको प्रमोट करने के लिए ऐसे सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होगा, ताकि वो भी पढ़े और वो भी आगे बढ़े, ओवरऑल हमारा कम्युनिटी, हमारा देश आगे बढ़े। आप हमारे देश की अमृत पीढ़ी है। हमारे प्रधानमंत्री, आपको पता है ना, जेन जी को अमृत पीढ़ी बुलाते हैं, और ये बहुत सही टर्म है, क्योंकि आप इस देश के अमृत काल में पैदा हुए हैं, जहां पे ये देश एक डेवलप्ड नेशन बनेगा इन 2047, एंड यू ऑल विल बी विटनेसिंग इंडिया टू राइज अगेन इन द वर्ल्ड। समझ में आ गया? सो आप सभी की ये ड्यूटी बनती है कि जितना हो सके आप इस एजुकेशन को प्रमोट करें, ठीक है। इसी तरह से पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। टिल देन आप सभी को ढेर सारा प्यार, ढेर सारा मोहब्बत। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।